और मस्त मस्त बिल्कुल मस्त कलंदर बनाने के लिए शुरुआत होने वाली है आज के बेहतरीन लेक्चर की। चैप्टर में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी में फ्लूइड फ्लो करता जा रहा है और दिल ने, कल हमने पढ़ा था कि दिल ने कैसे हमारी धड़कनें कैसे ब्लड को पंप करते हुए क्या करती हैं, पूरे बॉडी में पहुंचाती हैं और पूरे बॉडी से ब्लड हमारे हार्ट में आता है। तो दिल दिया गल्ला हो रही थी, दिल की बात हो रही थी, दिल से हो रही थी, दिल तक जानी थी और दिल से दिमाग तक उसे पहुंचाना था, दिमाग में सेट कर लेना था, अपने ब्रेन में उसे स्टोर कर लेना था, भेजा में घुसाना रहना था, भेजा में घुसाना था। आज का लेक्चर होने वाला है उसी कहानी को आगे ले चलेंगे जो कहानी हमने शुरू की थी, जो युद्ध हमने शुरू किया था उस युद्ध को वहीं से शुरू करेंगे। कल जहां पे युद्ध का शंख, कल जहां युद्ध का शंख बजा था, युद्ध को जहां हमने विराम दिया था, आज युद्ध को वहीं से उठाएंगे, उसी जगह से उठाएंगे। और उस युद्ध में पहला पॉइंट होगा आज डिस्कस करने का कंडक्टिंग सिस्टम। ह्यूमन हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम किन चीजों से बना होता है उसके बारे में बात करेंगे। ह्यूमन हार्ट का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, इंटरनल चैंबर्स के बारे में बात करी थी कि 4 चैंबर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बारे में पढ़ा था और देखा था कि कैसे ये चैंबर्स एक दूसरे से डिवाइडेड रहते हैं। इनके बीच में दो एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एवी सेप्टम जिसे कहते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन अब आज बात होने वाली है हार्ट के अंदर कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी डिटेल विस्तार पूर्वक चर्चा होने वाली है, फटाक से चर्चा होने वाली है, अभी समझेंगे। और आज बात होगी कार्डियक साइकिल की। साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस, एक रिपीटेड इवेंट जो हार्ट से रिलेटेड है। और जैसे कि आपको पता है हमारा हार्ट 24/7 365 डेज एवरी डे, हमारी पूरी लाइफ जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारा हार्ट कंटिन्यूअस साइक्लिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है, एक रिपीटेड इवेंट करता रहता है और इस रिपीटेड इवेंट को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। बहुत सारी कार्डियक साइकिल मतलब हार्ट की एक्टिविटी को हम एक साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं जो हर बार रिपीट होता है, एक बार कंप्लीट होगा फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। और ये दिल की धड़कन ही इस बात का इंडिकेटर है कि हम जिंदा हैं। तो पॉइंट है कार्डियक साइकिल का। और फिर बात होगी दिल की धड़कनों के बारे में, दिल की धड़कनों के बारे में जिसे हम धक 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 कहते हैं। ये धक 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 क्या है, क्या ये रियल में धक धक है या कोई और नाम है? आज हम हार्ट के साउंड्स को भी सुनेंगे, दिल की धड़कनों को भी सुनेंगे, कौन सा साउंड होता है जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के दौरान जनरेट होता है, कि हम सुनते क्या है उसमें और वो साउंड क्यों जनरेट होते हैं, इसके बारे में बात होगी। बिना लेट किए शुरुआत करते हैं आज के खेला की। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, हार्ट से रिलेटेड, उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होने वाला है। तो टॉपिक शुरू करते हैं, ह्यूमन हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम। और जैसा कि हम समझ सकते हैं इस एनिमल वर्ल्ड में हार्ट की जो फंक्शनिंग के बेसिस पे, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ओरिजिन के बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ट। समझ लेते हैं पहले इसको, फिर ह्यूमन की कहानी शुरू करेंगे। देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ट, टू टाइप्स ऑफ हार्ट। दिल जो होता है वो दो तरह का होता है। हर चीज देखो आप दो तरीके से, हमने कई सारी चीजों को क्लासिफाई किया। सर्कुलेशन ओपन और क्लोज होता है। क्लोज सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट की, लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं एनिमल वर्ल्ड में हार्ट को फंक्शन के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है जिसे कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। क्या कहते हैं? न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट होता है और दूसरा होता है, इधर लिखते हैं इसको, ये होता है मायोजेनिक। क्या होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। तो एक होता है न्यूरोजेनिक, एक होता है मायोजेनिक, दो तरह का हार्ट होता है। और न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, न्यूरो नाम से ही मतलब समझ आ जाएगा, न्यूरो मतलब होता है न्यूरॉन्स, यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं। और जेनिक का मतलब होता है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन फॉर्मेशन। क्या? ओरिजिन या फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब होता है जेनेसिस फॉर्मेशन, ओरिजिन। तो देखेंगे यहाँ पे एक ऐसा हार्ट है जहां न्यूरॉन्स ओरिजिन कॉज करता है। किसकी ओरिजिन? यहाँ पे फंक्शनिंग की बात की गई है और हार्ट का काम है हार्ट बीट करता है। और जब बीटिंग की बात करते हैं तो कहें हार्ट बीट को स्विच ऑन और स्विच ऑफ जब न्यूरॉन सिग्नल्स करते हैं, बिना न्यूरॉनल इनपुट के हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पाता, उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं भाई? सिंपल सी बात है, पंखा फैन चलाने के लिए, आप अपने घर में फैन चलाने के लिए, जैसे स्विच ऑन करते हो, जब एक स्विच को ऑन करते हो आपका फैन चल पड़ता है। स्विच ऑन किया, फैन चलने लगा। पॉइंट क्या है? सिग्नल चाहिए तभी फैन चलेगा। अगर वो सिग्नल तार काट दिया जाए, जो कि स्विच से फैन तक कनेक्टेड है, तो वो फैन बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसके अंदर मूवमेंट बंद हो जाएगी। सिंपल। ये देखें, ये रहा न्यूरॉनल सिग्नल, ये है न्यूरॉन बेटा, ये है न्यूरॉन और इस न्यूरॉन से सिग्नल जाएगा। ये रहा न्यूरॉन और न्यूरॉन क्या करेगा बेटा जी? न्यूरॉन सिग्नल लाएगा। ये सिग्नल यहां से जनरेट करेगा और सिग्नल ट्रैवल करता हुआ, यहां से ट्रैवल करता हुआ किसी हार्ट तक जाएगा। ये रहा हार्ट। तो कह रहे हैं इस हार्ट की जो बीट है ये न्यूरॉनल सिग्नल पे डिपेंडेंट है। जब ये न्यूरॉनल सिग्नल जाएगा तभी इसकी बीट, पॉजिटिव साइन का मतलब स्विच ऑन होना। इसको स्विच ऑन करने के लिए, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के लिए, जब न्यूरल सिग्नल के बगैर ये बीट जनरेट नहीं हो सकती, उसे कहते हैं न्यूरॉनल ओरिजिन। न्यूरॉनल ओरिजिन का मतलब व्हेन द हार्ट बीट कैन बी ओरिजिनेटेड ओनली ड्यू टू न्यूरल इनपुट। ओनली कह रहे हार्ट बीट कैन बी ओरिजिनेटेड ड्यू टू न्यूरल इनपुट ओनली लोनली मोनली। तो देखेंगे जब हार्ट बीट की ओरिजिन केवल न्यूरल इनपुट से होती है, नर्व सप्लाई काट दे तो बीटिंग स्टॉप। अगर ये सप्लाई यहां से काट दी जाए, अगर ये सप्लाई यहां से काट दी जाए, मैं इसे काट दूं, इस नर्व को काट दूं, तो सप्लाई जाना बंद, हार्ट स्विच ऑफ हो जाएगा, हार्ट की बीट स्टॉप कर जाएगी। मतलब न्यूरोजेनिक हार्ट की खासियत होती है, इफ वी कट द न्यूरल सप्लाई, इफ वी कट द नर्व सप्लाई, तो क्या होएगी? नर्व सप्लाई काट देंगे तो क्या हो जाएगा? हार्ट बीट स्टॉप कर जाएगी, हार्ट बीट रुक जाएगी। चलता नर्व कट, हार्ट बीट रुक गई, अब हार्ट बीट नहीं करेगा। तो सिंपल है, न्यूरोजेनिक हार्ट ऐसा हार्ट होता है जो उन एनिमल्स में जिन्हें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स, या जो हम बात करते हैं नॉन कॉर्डेट्स में पाई जाती है, आर्थ्रोपोड्स में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मोस्ट नॉन कॉर्डेट्स, आर्थ्रोपोडा जो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, नॉन कॉर्डेटा में, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है न्यूरोजेनिक हार्ट का। लेकिन वही मायोजेनिक हार्ट की बात करते हैं, नाम से समझें, ये दो टर्म से मिलकर बना है। मायो मतलब होता है मसल्स, मायो का मतलब मसल्स, और जेनिक का मतलब होता है जेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन या ओरिजिन, मतलब मस्क्यूलर ओरिजिन की है। हार्ट बीट को ओरिजिनेट करने के लिए हार्ट की मसल्स का इनपुट चाहिए ही चाहिए। क्या बिना न्यूरॉन के काम करता है, अपने आप काम करता है, इसे किसी इलेक्ट्रिक वायर की जरूरत नहीं है। न्यूरॉन खाली हार्ट रेट को बढ़ाया घटा सकता है, याद रखेंगे।
नर्व सप्लाई यहां भी होती है, लेकिन यहां मायोजेनिक हार्ट में नर्व सप्लाई का काम खाली उस रेगुलेटर की तरह होता है, फैन के रेगुलेटर की तरह होता है। ये ऐसा फैन बनाया जिसके अंदर ऑटोमेटिक अपने अंदर ही बैटरी फिट है। इसे किसी तार या इलेक्ट्रिक वायर की जरूरत नहीं है, इसे किसी इलेक्ट्रिक वायर की जरूरत नहीं है। इसमें बैटरी अपने अंदर ही हार्ट ने फिट कर रखी है, अपनी खुद की वॉल, हार्ट की खुद की वॉल सफिशिएंट है हार्ट बीट ओरिजिनेट करने के लिए। इसे नर्व की सप्लाई खाली स्पीड को बढ़ाने के लिए या स्पीड को कम करने के लिए यूज किया जाता है। नर्व सप्लाई इसे मॉडरेट करती है, इसे रेगुलेट करती है, इंक्रीज या डिक्रीज करती है, लेकिन हार्ट बीट की ओरिजिन नहीं करती। तो ऐसा हार्ट मायोजेनिक हार्ट का मतलब द हार्ट in which the heartbeat is originated by heart muscles itself। तो हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है। वही बताने के लिए ये दो बातें आपको समझाई हैं। इन एनिमल वर्ल्ड में नॉन कॉर्डेट्स में मोस्टली न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, हमारे पास या कॉर्डेट्स में मोस्टली मायोजेनिक हार्ट होता है। हार्ट बीट खुद हार्ट की मसल्स से ओरिजिनेट होती है। इसका मतलब अगर इनकी नर्व सप्लाई की बात किया जाए, द नर्व सप्लाई कैन ओनली मॉडरेट क्या करता है ये हार्ट रेट को मॉडरेट करता है। कैन ओनली मॉडरेट द हार्ट बीट को मॉडरेट करता है। मॉडरेट करने का मतलब होता है बच्चों इंक्रीज और डिक्रीज। ये हार्ट रेट को बढ़ा या घटा सकता है डिपेंडिंग अपॉन बॉडी कंडीशन। जब हम आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, तो हार्ट रेस्ट करेगा, धीरे धीरे बीट करेगा। जब हम दौड़ रहे होंगे, जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे, जब हम दौड़ रहे होंगे, फास्ट रनिंग कर रहे होंगे, जब हम योगा कर रहे होंगे, ऐसे में हार्ट रेट बढ़ जाएगी। या फिर जब हमें गुस्सा आएगा, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जब हमें गुस्सा आता है ना, तो ऐसे में भी हार्ट रेट बढ़ जाती है। वहां पे भी हार्ट रेट इंक्रीज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ नर्व सप्लाई, न्यूरल इनपुट रिक्वायर्ड है। आगे हम रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट में पढ़ लेंगे, बट पॉइंट समझने वाली बात है कि नर्व का काम इंक्रीज या डिक्रीज करना है, बीट ओरिजिनेट करना नहीं होता। इन मायोजेनिक हार्ट, अगर नर्व सप्लाई यहाँ पे काट दी जाए तो हार्ट बीट करता रहेगा। बस फर्क क्या पड़ेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करना प्रभावित होगा, इफेक्टेड होगा। तो यहाँ नर्व सप्लाई काटा, हार्ट बीट रुक गई। यहाँ नर्व सप्लाई काटोगे, हार्ट बीट रुकेगी नहीं। तो एग्जांपल ऐसे लोगों में देखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे मोस्ट कॉर्डेट्स। और कॉर्डेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो कौन है, वो है मनुष्य, ह्यूमन। तो ह्यूमन का हार्ट न्यूरोजेनिक होता है। अगर ये स्टेटमेंट दे दिया जाए तो कहोगे नहीं, ह्यूमन का हार्ट न्यूरोजेनिक ना ही होता है, ह्यूमन का हार्ट मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक हार्ट में नर्व सप्लाई केवल हार्ट रेट को बढ़ा या घटा सकती है, ये हार्ट रेट को ओरिजिनेट नहीं करती। लेकिन न्यूरोजेनिक हार्ट में बढ़ाना हो या घटाना हो, उसके साथ साथ ओरिजिन ऑफ द बीट भी दोनों का दोनों न्यूरल ओरिजिन का है। केवल नर्व सप्लाई या न्यूरल इनपुट ही हार्ट बीट को ओरिजिनेट कर सकता है। एग्जांपल आपके सामने है, आपके सामने एग्जांपल है। तो अब अगली कहानी करें। ठीक बात, कंडक्टिंग सिस्टम पे बातें हैं। जैसे कि मैंने कहा ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक लिख दिया, सबसे पहला ही पॉइंट लिख दिया। अब ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट होता है। ये मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है हार्ट बीट ओरिजिनेट करी मसल है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो कह रहे हैं इस ह्यूमन हार्ट में स्पेशलाइज्ड मसल्स पाई जाती हैं। स्पेशलाइज्ड मसल्स या मसल्स आर स्पेशलाइज्ड, देयर आर स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर, मसल्स का स्पेशल बंडल या ग्रुप पाया जाता है दैट फॉर्म द कंडक्टिंग सिस्टम। क्या करता है, दैट फॉर्म द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। क्या बनाता है, कंडक्टिंग सिस्टम बनाता है ह्यूमन हार्ट का। फॉर्म द कंडक्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन के हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम बनाता है कौन, ये स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं। और ये स्पेशलाइज्ड मसल्स क्या होती है, जरा इसको देखते हैं, जरा इसको समझते हैं क्या होती है ये। तो कंडक्टिंग सिस्टम ह्यूमन के हार्ट में, ये देखें, ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, ये ह्यूमन हार्ट का देसी स्ट्रक्चर। कह रहे हैं इस देसी स्ट्रक्चर में आप देखो, ये अगर आप देखोगे, ये चैम्बर्स ऑफ द हार्ट पहले हमने यहां से देख लिया। अब देखें, कह रहे इस हार्ट की वॉल में, ये तो पता ही है कि ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल एट्रिया, क्लियर। अब कह रहे हैं क्लियर तो हो गया, कहां है ये कंडक्टिंग सिस्टम। तो सबसे पहले देखें, ये सबसे पहले अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे स्पेशलाइज्ड मसल का बंडल, स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर, यहां अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ध्यान रखें राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे ये एक पाया जाता है। दूसरा, उसी राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर पे, लोअर लेफ्ट साइड पे एक और मसल का बंडल, स्पेशलाइज्ड मसल का ग्रुप पाया जाता है, वो यहाँ पे है। और उसके बाद शुरुआत होती है मसल के बंडल की। ये देखें, ये पूरा का पूरा बंडल ही बंडल है मसल का, जो यहाँ एवी सेप्टम से होता हुआ पहुंच गया कहां, टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे। कहां पहुंच गया, टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे। और यहीं से शुरुआत होती है इसकी दो ब्रांचेस की, यहीं से बढ़ जाती हैं इसकी दो ब्रांचेस। ये देखें, ये दो ब्रांचेस पूरे वेंट्रिकल के राइट और लेफ्ट साइड में पूरी वेंट्रिकल की दीवारों पर फैले हुए हैं। ये देखो, यानी यही पिंकी पूरे वॉल पे वेंट्रिकल की दीवार पे ऐसे फैली हुई है। तो अब देखें, ये कह रहे हैं इसकी जो दो ब्रांचेस निकल रही हैं, ये वेंट्रिकल की दीवार पे पूरी वॉल पे ऐसे फैली हुई है। ये कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है। कैसी है, ये कुछ इस तरीके से वेंट्रिकल की दीवार पे फैली हुई है। ये स्पेशलाइज्ड फाइबर्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, कह सकते हो कि जो ये पढ़ रहे हैं हम, ये है हार्ट के मसल्स के स्पेशलाइज्ड, यानी ये स्पेशलाइज्ड मसल के फाइबर्स जो हार्ट की वॉल में लोकेटेड है, ये बनाते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं मसल का काम है कॉन्ट्रैक्शन करना, लेकिन यहां देखें स्पेशलाइज्ड मसल है जो न्यूरॉन जैसा काम करेंगे। ये सिग्नल जनरेट करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिक वायर करता है, जैसे एक न्यूरॉन करता है। हार्ट की मसल ने अपने आप को खुद ही ऐसा इवॉल्व कर लिया कि इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड मसल के फाइबर पाए जाते हैं। चूम क्या करते हैं, यहां से यहां पूरे हार्ट की वॉल तक मैसेज पहुंचा देते हैं। जिसमें से सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो मैंने बताया अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पे पाया जाता है। इसे कहते हैं क्या कहते हैं हम SA नोड। क्या कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड कहते
कहते हैं ऐसे नोड, ये सबसे पहला है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो यहाँ पे लोकेटेड है, ऐसे नोड इसे कहते हैं। तो ये SA नोड हो गया। यहाँ देखें ये जो सेकंड आपको दिखाई दे रहा है, इसी का सेकंड पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है, इसे कहते हैं A, इसे कहते हैं AV नोड। क्या है ये? AV नोड है। ये AV नोड, ये ऐसे नोड कह रहे AV नोड से यहाँ देखो कई सारे बंडल्स ओरिजिनेट हुए हैं, यहाँ पे कई सारे ये बंडल्स ओरिजिनेट हुए हैं। इन बंडल्स को कहते हैं, इन बंडल्स का नाम होता है AV बंडल्स। क्या कहते हैं इनको? AV बंडल्स कहते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से ओरिजिनेट हुआ है, इस पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है, इसे कहते हैं AV नोड। तो इस नोड से ओरिजिनेट होने वाले बंडल का नाम पड़ेगा AV बंडल। उसके बाद देखिए यही बंडल डिवाइड हो गया राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में, ये राइट और लेफ्ट ब्रांचेस बना लेता है इमीडिएटली। आप देखो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, इसे कहते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल्स। क्या कहते हैं? राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ AV बंडल्स। क्या है ये? राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ AV बंडल्स कहते हैं। और उसके बाद जो छोटे छोटे थ्रेड जैसे फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे फाइबर जो दिखाई दे रहे हैं, जो पूरे वेंट्रिकल की वॉल पे फैले हुए हैं, इसे कहते हैं परकिंजे फाइबर्स। क्या कहते हैं? परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग सिस्टम ह्यूमन हार्ट का है। कंडक्टिंग सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो मायोजेनिक हार्ट में स्पेशलाइज्ड मसल से बना है, जो हार्ट बीट की ओरिजिन है, जिस पॉइंट से एक पॉइंट से होती है और पूरे पार्ट में फैल जाती है। हार्ट के एक पॉइंट से सिग्नल जनरेट होता है और ये पूरी वॉल में चला जाता है सिग्नल देने के लिए। और जैसा कि आप जानते हो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं है, जान जाओगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए न्यूरल इनपुट जरूरी होता है। ये मेरा हाथ है, इसे मैं कमांड दूंगा, ये देखो ये मेरा हाथ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसे कमांड देगा, तभी ये हाथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ये बन गई मुट्ठी, ये बन गया 2.5 किलो का हाथ। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो इंसान उठ जाता है, उठता नहीं, उठ जाता है। तो ये जो 2.5 किलो का हाथ है, कह रहे ये हाथ उठना, ये हाथ नीचे जाना, कह रहे ये जो स्टेप है इसके लिए मुझे मसल कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ रही है और इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए न्यूरल इनपुट चाहिए। ठीक बात, कोई बात नहीं, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए न्यूरल इनपुट चाहिए, होता है, होता है। हार्ट की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए न्यूरल इनपुट नहीं चाहिए, ये स्वयंभू है, ये खुद से अपनी बीट ओरिजिनेट करता है। मैंने बताया मायोजेनिक है और इसके लिए इसके पास स्पेशलाइज्ड सिस्टम है कि एक पॉइंट जहां बीट ओरिजिनेट होती है, जो वेव है, जो सिग्नल है, वो जनरेट होता है और उसको यहां से पूरी वॉल तक फैला दिया जाता है। तो हार्ट की मसल जो ऑटो एक्साइटेबल होती है, क्या होती है? वॉल, जो हार्ट मसल्स हैं, द हार्ट मसल सेल्स, या जो हार्ट की जो मसल्स हैं, दे आर ऑटो एक्साइटेबल। कैसी होती हैं? ऑटो एक्साइटेबल। ये खुद से खुद को मोटिवेट या एक्साइट कर लेती हैं, इन्हें किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। ये ह्यूमन का हार्ट है बच्चों, ये ह्यूमन का हार्ट है, इसे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है, ये अपनी बीट को खुद ओरिजिनेट कर लेता है। ये अपनी बीट को खुद ओरिजिनेट कर लेता है, इसे किसी के ऊपर पलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप को खुद मोटिवेट करता है, खुद एनर्जी देता है, खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब कह रहे हैं ऑटो एक्साइटेबल स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं, जिसमें सबसे पहला है SA नोड, जिसे कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। क्या कहते हैं? साइनो एट्रियल नोड। और जैसा कि आप जानते हो नोड का मतलब फूला हुआ हिस्सा, सोलन पार्ट। ये स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर, स्पेशलाइज्ड मसल से बना ग्रुप ऑफ मसल्स होती हैं जो इस एरिया में एक साथ ग्रुप में पाई जाती है, इसी को कहते हैं SA नोड। इसे कहते हैं ह्यूमन हार्ट का पेस मेकर। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट। क्या कहते हैं? पेस मेकर ऑफ मायोजेनिक। या ऐसे लिखोगे ह्यूमन हार्ट का पेस मेकर है, जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा ह्यूमन हार्ट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बीट्स को जनरेट करता है। ऑटो एक्साइटेबल सेल्स पाई जाती है, बीट यहीं पे ओरिजिनेट होती है। पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, दैट इज इट इनिशिएट्स, यही है वो जो आरंभ करता है, यही है वो जो प्रचंड करता है। हार्ट की वॉल में बीट की ओरिजिन इसी पे डिपेंडेंट होती है। तो कह रहे पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट दैट इनिशिएट्स और ओरिजिनेट्स द हार्ट बीट। क्या करता है? यही हार्ट बीट को ओरिजिनेट करता है। ये हार्ट की मसल का पार्ट है, हार्ट की मसल में लोकेटेड होता है। स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ मसल्स होती हैं जो लोकेटेड होती हैं अपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इसकी लोकेशन अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ये जो राइट एट्रियम है, उस राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर पर लोकेटेड है, ऊपरी हिस्से पर। तो स्पेशलाइज्ड मसल जहां पे ओरिजिनेट होती है, बीटी यहीं से ओरिजिनेट होता है। इसके बाद ये बाकी के भागों में पहुंचाया जाता है, बाकी के हिस्सों में पहुंचाया जाता है। रेस्ट पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ये उसी सिग्नल को रिसीव करके आगे भेजता है। कंडक्शन का मतलब है फ्लो करना। कह रहे हैं ओरिजिन एक पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ और अब इस सिग्नल को बाकी के हिस्सों में पहुंचाने के लिए बीच में ये पूरा इंटरकनेक्टेड है, ये पूरा नेटवर्क। तो कह रहे हैं ऐसे नोड के बाद दूसरा पॉइंट आ रहा है वो है AV नोड। इस AV नोड और ऐसे नोड के बीच में एक कनेक्शन आप देख सकते हो। ये जो मैंने येलो कलर से जो लाइंस बनाई है वो कनेक्शन है, ये जो वायर है, ये मस्कुलर, ये भी मसल के फाइबर्स होते हैं, ये भी स्पेशलाइज्ड है। इसे कहते हैं इंटरनोडल पाथवे, इसे कहते हैं इंटरनोडल पाथ। दो नोड के बीच में ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, इंटरनोडल पाथवे। दो नोडल पॉइंट हैं, नोडल पॉइंट 1 है ये SA नोड, बड़ा पॉइंट SA नोड ओरिजिन पॉइंट है, ये छोटा पॉइंट है AV नोड, ये है AV नोड। कह रहे इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है वो है इंटरनोडल पाथवे। ये मसल के फाइबर हैं जो इस स्विच को यहां से इस स्विच तक कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्शन करते हैं। तो अब इंपल्स फ्लो करके कहां पहुंचती है? AV नोड पे पहुंचती है। AV नोड यहां पे सिग्नल प्राप्त करता है। तो अगला पॉइंट आएगा AV नोड। कौन होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर। क्या नाम है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसे हम AV नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? AV नोड कहते हैं। अब ये जो AV नोड होता है, इसे हम पेस सेटर ऑफ ह्यूमन हार्ट कहते हैं। पेस सेट करता है, ये क्या करता है? ये पेस सेटर है। सेट करने का मतलब ये जो बीट ओरिजिनेट करी है ऐसे नोड ने, ये इसे आगे के भागों में, आगे के हिस्सों में पहुंचाएगा। एक्चुअल पर्पस क्या है? पर्पस है कि ये इंपल्स वेंट्रिकल में पहुंचे और अल्टीमेटली वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ब्लड पूरी बॉडी में पंप होगा। तो कह रहे हैं इस हार्ट की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल चाहिए, सिग्नल हार्ट की खुद की मसल पहुंचाएगी, वो स्पेशलाइज हो चुकी है, उसे कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं। तो कह रहे हैं एट्रिया से आगे ये पेस जो जनरेट हुई है उसे सेट कौन करेगा? AV नोड सेट करेगा। कह रहे हैं इसे पेस सेटर कहते हैं। मतलब ये क्या करता है? ये कंडक्ट करता है, मतलब यही वो पार्ट है दैट ट्रांसमिटर की तरह काम करता है, ट्रांसमिट द
ट्रांसमिट द सिग्नल्स टू रेस्ट पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। रेस्ट पार्ट्स ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम क्या है? रेस्ट पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम में ये ट्रांसफर करता है। या आप देखो यहां से अब बाकी के हिस्सों में, जैसे एवी नोड जो कि है यहां लोकेटेड है, यहां से इसने एवी बंडल को दिया, तो एस एवी नोड जो होता है इसकी लोकेशन का क्वेश्चन आएगा तो आप बताओगे कहां होता है? ये लोअर साइड पे होता है, लोअर लेफ्ट साइड। कौन सा साइड? लोअर लेफ्ट साइड पे होता है ऑफ राइट एट्रियम। लोअर साइड पे होगा राइट एट्रियम की वॉल में। ध्यान रखेंगे राइट एट्रियम में ही दोनों नोड होते हैं। पूछा जाए ऐसे नोड और एवी नोड कहां होते हैं? बताओगे दोनों के दोनों नोड एट्रियम में, राइट एट्रियम में होते हैं। फर्क होता है कि एक अपर कॉर्नर पे होता है, राइट कॉर्नर पे होता है, और दूसरा लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, राइट एट्रियम में होता है। उसके बाद शुरू होता है एवी बंडल। ये बंडल्स ऑफ फाइबर है, रस्सियों का बंडल होता है, फाइबर्स का बंडल होता है। ये कई सारे फाइबर्स एक साथ यहाँ बंडल बना लेते हैं, इसे कहते हैं बंडल्स। और इन बंडल्स में दो ब्रांचेस बढ़ जाती हैं, इन्हीं बंडल्स की दो ब्रांचेस बढ़ जाती हैं, एक राइट ब्रांच होती है और एक लेफ्ट ब्रांच होती है। तो आप देखोगे अब आगे जाकर के ये इमीडिएट बाइफरकेट कर गया है राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच में। तो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ एवी बंडल हो गई। और ये परकिंजे फाइबर जो छोटे छोटे माइन्यूट फाइबर है पूरे वेंट्रिकल की वॉल में फैले हुए हैं। कह रहे कलेक्टिवली आप देखोगे इन्हीं बंडल्स को और परकिंजे फाइबर्स को कलेक्टिवली मिला के साइंटिस्ट ने नाम दिया, एनसीईआरटी में लिखेला हुआ है, इसे बंडल्स ऑफ हिस कहते हैं। साइंटिस्ट ने जिसका इसने नाम दिया था उनका नाम था विलहेल्म हिस। क्या नाम था उनका नाम था विलहेल्म हिस कहा था। तो विलहेल्म हिस जो थे उन्होंने कहा इन्हीं बंडल ब्रांचेस को हम बंडल ऑफ हिस कह सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन तब होती है जब क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। ये तो एनसीईआरटी ने अपने अंदर इनपुट कर दिया है, एनसीईआरटी ने इनपुट कर दिया है, इसकी वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है। लेकिन आप याद रखोगे, आप ध्यान रखोगे, मेनली हम जो बंडल ऑफ हिस कहते हैं वो इन्हीं बंडल्स को कहते हैं। जो एवी बंडल लिखा है ना, हम जो बंडल कहते हैं, जो हमें रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि करेक्ट सीक्वेंस ट्रांसमिशन का क्या है। अगर आप परकिंजे फाइबर को भी बंडल ऑफ हिस कहोगे तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। इसलिए ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है कि जो ट्रांसमिशन होता है सिग्नल का एवी नोड से एवी बंडल पे जाता है और उसी को कहते हैं बंडल्स ऑफ हिस। जो टर्मिनल पॉइंट पे जहां एंड होता है उसे कहते हैं परकिंजे फाइबर। ये तो एनसीईआरटी ने कंफ्यूजन पैदा कर दिया बच्चों के बीच में, नहीं तो ये किसी टाइप की कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे बस याद रखना है ये जो एवी बंडल है इसी को हम बंडल ऑफ हिस कहेंगे। क्या कहेंगे? बंडल ऑफ हिस कहेंगे। लेकिन अगर एनसीईआरटी की वो लाइन पूछ दी जो एनसीईआरटी बुक में दी है, मैं भी आपको अंडरलाइन करके बताऊंगा कि द राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस इंक्लूडिंग परकिंजे फाइबर इज नोन एज बंडल ऑफ हिस, तो आप इसे भी करेक्ट करोगे। अगर एग्जाम में पूछा ये लाइन की ये करेक्ट है कि नहीं, आपको करेक्ट है। लेकिन अगर करेक्ट सीक्वेंस पूछ दिया जाए कि जब सिग्नल जनरेट होता है कंडक्टिंग सिस्टम में, सिग्नल के ट्रांसमिशन का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, तो बताओगे ऐसे नोड सबसे पहले, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस और फिर परकिंजे फाइबर सबसे लास्ट में। परकिंजे फाइबर को बंडल ऑफ हिस कह दिया तो ये क्वेश्चन कैसे सही करोगे? आप गलत कर दोगे। इसलिए याद रखेंगे करेक्ट सीक्वेंस यही है, इसलिए एवी बंडल को ही आप बंडल ऑफ हिस कहोगे। ये आपके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट और करेक्ट होगा। लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाएगा कि बंडल ऑफ हिस क्या है, तो आप बताओगे एवी बंडल्स प्लस परकिंजे फाइबर को बंडल ऑफ हिस कहते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैया की जय हो, जय हो एनसीईआरटी बुकलेट की। तो इसलिए एनसीईआरटी हमारे लिए सबसे बेस्ट किताब है, सबसे बेहतरीन बुक है। हम उसे कभी भी गलत साबित नहीं करने की कोशिश करेंगे। जो भी दिया है उसे अपना भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद समझ करके उसको अपनाएंगे, क्योंकि हमें क्वालिफाई करना है एग्जाम जिसमें क्वेश्चन नीट में एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करोगे, इग्नोर करोगे तो एनसीईआरटी आपको इग्नोर करेगी और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 2024 नीट एग्जाम में। इसलिए भुगतान न करें, आप केवल मन से दिल से पढ़ाई करें। जहां जहां जरूरत होगी मैं आपको बताता रहूंगा, यहाँ ये जरूरी, यहाँ ये जरूरी। तो आप चलते हैं आगे, देखते हैं इसे। ह्यूमन हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम, मैंने कहा ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है। ह्यूमन हार्ट की जो बीट होती है वो अपनी खुद की वॉल से जनरेट होती है, इसलिए इसको ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। खुद से खुद को एक्साइट कर लेती है, इसे न्यूरल सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती। न्यूरॉन केवल इसे इंक्रीज या डिक्रीज करने में यूज करते हैं। अब आता है एसे नोड पेसमेकर है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बीट जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना। मतलब हार्ट की वॉल में एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी जनरेशन है उसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। न्यूरॉन में पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। पहले बेसिक चीज समझेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय व्हिच पार्ट ऑफ द हार्ट। आप बताओगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय ऐसे नोड 75 बीट्स पर मिनट। 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट के रेट से जनरेट किया जाता है। 75 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में हमारा हार्ट 75 बार बीट जनरेट करता है, 75 बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसमें से सबसे ज्यादा रोल है ऐसे नोड का। जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है वही है 675। उसके बाद धीरे धीरे ये पेस जो इसने जनरेट किया है वो आगे सेट करता है एवी नोड, इसे भेज देता है बंडल ऑफ हिस के थ्रू परकिंजे फाइबर तक। और इसके साथ ही ये सारा कंडक्शन, जब ये मैसेज पूरी वॉल में पहुंचता है, जहां जहां ये मैसेज पहुंचता है, सबसे पहले एट्रिया में पहुंचेगा, फिर वेंट्रिकल में। तो जब एट्रिया में पहुंचेगा, एट्रिया की वॉल एक्साइट कर जाएगी और एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब ये वेंट्रिकल में पहुंचेगा तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हार्ट का प्रिंसिपल फंक्शन है, इसे होने के लिए जो एक्शन पोटेंशियल है वो कौन देता है? वो यही कंडक्टिंग सिस्टम देता है। जो काम न्यूरॉन का दूसरे ऑर्गन के फंक्शन के लिए है, जो काम इलेक्ट्रिक वायर का, इलेक्ट्रिक सिग्नल का फैन चलने के लिए है, वही काम कंडक्टिंग सिस्टम का ह्यूमन हार्ट की बीट करने के लिए है। जब सिस्टम में एट्रिया में एक्साइटेशन होगी तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब वेंट्रिकल में एक्साइटेशन होगी तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। और यही सीक्वेंस चलता रहेगा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का। इसी को कहते हैं हम कार्डियक साइकिल। जो हमारा अगला टॉपिक है उसे शुरू करने से पहले एनसीईआरटी जनता की बेहद और भारी डिमांड पर आपके बजरिया थाने में चुलबुल पांडे की पेशकश है। चुलबुल पांडे पेशकश करते हैं कि भाई साहब ये जो हमारे एनसीईआरटी बुकलेट है उसमें क्या लिखा है जरा देखते हैं। आखिर एनसीईआरटी की लाइनों में क्या लिखा है, क्या हमारे समझाने में एनसीईआरटी लाइन आती है कि नहीं आती है, ये तो देखें। बच्चे कहते हैं सर अलग से एनसीईआरटी पढ़ाओ। अरे अलग से क्या पढ़ाए, देखो वही तो पढ़ाया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। इस स्लाइड से पहले जो पढ़ाया एक एक लाइन यहाँ लिखी हुई है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखें। कह रहे हैं हम कि एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। पूरा का पूरा हार्ट के अंदर उसकी वॉल में सबसे ज्यादा अगर कोई कुछ है तो पूरे हार्ट में फैला हुआ है मसल्स। हार्ट के हर हिस्से में मसल्स पाई जाती है। पूरा एट्रिया हो, पूरा का पूरा वेंट्रिकल, मसल्स जरूर होंगी। कह रहे वॉल ऑफ वेंट्रिकल जो होती है उनकी वॉल मच थिकर होती है एट्रिया के कंपेयर में। ये बहुत ही सिंपल है समझना कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि वेंट्रिकल की वॉल में ज्यादा मोटाई होती है। वेंट्रिकल ज्यादा मोटी क्यों होती होगी आप समझ सकते हो। एट्रिया को ब्लड केवल वेंट्रिकल में भेजना है,
एट्रिया को ब्लड खाली वेंट्रिकल में भेजना है, लेकिन वेंट्रिकल को ब्लड पूरे बॉडी में भेजना है। ये जो वेंट्रिकल है हमारा, इस वेंट्रिकल को ब्लड पूरी बॉडी में पंप करना है, पूरी बॉडी में इस ब्लड को पंप करना है। ये जो लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल है, ये पूरी बॉडी में ब्लड को भेजेगा, ये पूरी बॉडी में भेजेगा, और जो राइट वेंट्रिकल है ये लंग्स में भेजेगा। कहां भेजेगा? लंग्स में भेजेगा। तो इसे लंग्स में भेजेगा, इसे बॉडी में भेजेगा। कह रहे हैं इसे भेजने के लिए जो फोर्स चाहिए, भेजने के लिए जो फोर्स चाहिए, उसके लिए ज्यादा थिक मसल्स चाहिए। इसीलिए आप देखोगे एट्रिया के कंपेयर में वेंट्रिकल ज्यादा थिक होती है। कौन ज्यादा थिक होता है? थिकनेस जो होगी वो वेंट्रिकल की ज्यादा होगी एट्रिया के कंपेयर में। अब कह रहे हैं अगला पॉइंट स्पेशलाइज्ड, अब कह रहे हैं अगला पॉइंट, जरा फोकस करेंगे कैमरामैन। कह रहे हैं स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। हार्ट की वॉल में स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर भी फैलेला हुआ होता है, फैलेला हुआ होता है। ये फिगर तो यहाँ है नहीं, एनसीईआरटी में है, आपको देखना होगा, इसलिए इस पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हटा देते हैं। अब देखते हैं, कह रहे हैं अब देखें जरा, अब देखें, कह रहे हैं अ पैच ऑफ दिस टिश्यू प्रेजेंट एट राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। पैच ऑफ दिस मतलब कह रहे हैं इस हार्ट की वॉल में एक बंडल, एक पैच है जो कि यहां पे पाया जाता है। ये यहां पे पैच के फॉर्म में प्रेजेंट है, यहां पे एक निशान जैसा है। ये कैसा निशान है? जो यहां पड़ा हुआ एक मार्क है जो पड़ा हुआ है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में। ये है, इसे कहते हैं ऐसे नोड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यस ए नोड। क्या नाम है इसका? यस ए नोड, ऐसे एनसैन है ये। एनदर मास, कह रहे हैं दूसरा मास जो होता है, दूसरा मास जो होता है वो दूसरा मास कहां दिखता है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम क्लोज टू एवी सेप्टम। ये रहा एवी सेप्टम। इस एवी सेप्टम के क्लोज राइट एट्रियम के लोअर साइड पे, राइट एट्रियम के लोअर साइड पे, इसका नाम है एवी नोड। यही तो पढ़ा भी हमने, कह रहे यही तो पढ़ा है भाई, इसका नाम है एवी नोड। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एवी बंडल जिसे कहते हैं, कंटिन्यू फ्रॉम एवी नोड पासेज थ्रू एवी सेप्टा। ये देखो एवी सेप्टा से पास होता हुआ ये एवी बंडल यहां से निकलेला है, ये एवी बंडल यहां से निकलेला है, बंडल ऑफ फाइबर्स। और जैसे ये बाहर निकलता है यहां से ये बाइफरकेट होकर राइट और लेफ्ट ब्रांचेस बना लेता है। तो वही तो कह रहे हैं ये भाई साहब, यही तो कहना चाह रहे हैं कि एवी नोड व्हिच पासेस थ्रू एवी सेप्टा टू इमर्ज फ्रॉम द टॉप इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू राइट एंड वेंट्रिकल। यहां से शुरू हुआ और तुरंत राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो गया। अगला पेज कहता है दीस ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकल। पूरे वेंट्रिकल में ये माइन्यूट फाइबर जो होते हैं अपने साइड पे जाते हैं, उन्हें कहते हैं पर्किंजे फाइबर। मतलब वो जो बंडल है, ये जो एवी बंडल था, यहां से ये एवी बंडल पहले राइट और लेफ्ट ब्रांचेस बनाता है और फिर यहां से छोटे छोटे पर्किंजे फाइबर बनाता है। कह रहे इन्हीं को अलॉन्ग विद राइट एंड लेफ्ट बंडल, इन्हीं को बंडल ऑफ हिस कहते हैं। यही लाइन एनसीईआरटी में गिवन है। कह रहे इसके आगे देखें, द नोडल मस्कुलेचर हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। मतलब हार्ट के पूरे नोडल मस्कुलेचर में सारे के सारे पार्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। चाहे वो ऐसे नोड हो, चाहे वो एवी नोड हो, चाहे कोई भी, सब कोई जनरेट कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है? ओरिजिन कौन करता है? उसी को पेसमेकर कहते हैं। कह रहे विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब इन्हें बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है, इन्हें कहते हैं ऑटो एक्साइटेबल। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन अ मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट। सारा का सारा सिस्टम जनरेट तो कर सकता है, लेकिन उनका नंबर कौन कितना जनरेट करेगा वो अलग अलग होता है। इनमें से सबसे ज्यादा जो करता है उसका नाम है ऐसे नोड दैट जनरेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जो रेंज करता है 70 से 75, 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट एंड इज रिस्पांसिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदम। यही वो पॉइंट है जो इनिशिएट करता है, यही वो पॉइंट जो मेंटेन करता है उस रिदम को। बार-बार जो साइक्लिक पैटर्न में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है उसे मेंटेन करने के लिए जो ओरिजिन पॉइंट है वो यही है ऐसे नोड, यही है पेसमेकर, यही कॉज करता है हार्ट की बीट के लिए ओरिजिन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। यहीं से ओरिजिनेट होता है और हार्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट करता है। इसीलिए देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेसमेकर ऑफ द हार्ट। आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स विद द रेट ऑफ 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट विद द एवरेज ऑफ 72 बीट्स। नॉर्मली हार्ट बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट होती है, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट होती है। ये हमें बस याद करने के लिए पॉइंट है, इसको आप याद कर लेना। हार्ट रेट बताओगे 72 टाइम्स इन अ मिनट, एवरेज 72 टाइम्स, रेंज 70 से 75। क्लियर है? एनसीईआरटी की लाइनें समझ आ गई। मैं कह रहा हूं हमारे हार्ट के अंदर खुद मोटिवेशन, खुद ही कॉन्ट्रैक्शन, खुद ही रिलैक्सेशन, सब कुछ होने की एबिलिटी होती है, इसे ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। आगे कह रहे हैं अगला टॉपिक। अब हार्ट तो काम करता है, हार्ट फंक्शन करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट रिलैक्स करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है, हार्ट ब्लड को प्राप्त करता है, हार्ट में ब्लड आएगा, हार्ट से ब्लड जाएगा, हार्ट में ब्लड आएगा, हार्ट फिल होगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड पंप करेगा। यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा, यही ड्यूटी है हार्ट की, ब्लड रिसीव, ब्लड पंप। इसलिए मैंने कहा था हार्ट को भले ही हम रिलेट करते हैं बहुत सारी इमोशनल एक्टिविटीज से, बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे गाने बनाए गए, बहुत सारी फिल्में बनाई गई, लेकिन हार्ट इज द सेंट्रल पंपिंग स्टेशन जिसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कार्डियक साइकिल कही जाती है। तो अगली हेडिंग जो कार्डियक साइकिल है इसकी डेफिनेशन है ऑल द मेजर इवेंट्स। कार्डियक साइकिल का मतलब ऑल दोज इवेंट्स, कार्डियक साइकिल का मतलब ऑल द इवेंट्स, जो भी इवेंट्स होती हैं, ऑल द इवेंट्स which take place during the completion of one heartbeat, during the completion of one heart बीट, एक हार्ट की बीट को कंप्लीट करने के लिए जितनी इवेंट्स होती हैं उन सब को कार्डियक साइकिल कहा जाता है, उन सब को कार्डियक साइकिल का पार्ट कहा जाता है, जिसमें मेनली होती हैं, इट इंक्लूड्स मेनली सिस्टोल एंड डायास्टोल। क्या होती है? कौन सी मेजर इवेंट्स होती हैं? पहली होती है मेजर इवेंट सिस्टोल एंड डायास्टोल ऑफ हार्ट। सिस्टोल एंड डायास्टोल ये दो मेजर इवेंट्स होती हैं, जिसमें से सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज। क्या कहते हैं इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज होती है। इसी को हम कहते हैं एम्प्टीइंग फेज। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये क्या करता है? एम्प्टीइंग करता है। एम्प्टीइंग फेज ऑफ द हार्ट, मतलब जिस चैम्बर की बात हो रही है जब वो एम्प्टी होगा उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, या उसी को कहते हैं सिस्टोल। और जब वही डायस्टोलिक फेज की बात होगी तो डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ द चैम्बर, रिलैक्सेशन ऑफ द चैम्बर। और इसी को कहते हैं फिलिंग फेज। कौन सी फेज है ये फिलिंग फेज है, फिलिंग फेज ऑफ द चैम्बर। जिस चैम्बर की बात हो रही है अगर उसकी फिलिंग हो रही है तो फिलिंग फेज, अगर उसका रिलैक्सेशन हो रहा है तो वही फेज फिलिंग फेज या डायस्टोलिक फेज कही जा रही है। अगर उसका सिस्टोल हो रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन फेज या एम्प्टीइंग फेज कहते हैं। मतलब हार्ट में ब्लड पंप किया जा रहा है किसी और चैम्बर में तो उसे कहते हैं सिस्टोल। तो इसी सिस्टोल और डायस्टोल की कहानी है कार्डियक साइकिल।
अगर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा था हार्ट रेट, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था, ह्यूमन की जो हार्ट रेट है, आप इसको समझें कि जो हार्ट की रेट होती है, ह्यूमन हार्ट की हार्ट रेट होती है, वो कितनी होती है? ये होती है 70 से लेकर के 75 टाइम्स, जो कि एवरेज है 72 बीट्स पर मिनट। जैसे हमने लिखा हार्ट रेट 70 टू 75 टाइम्स, 70 टू 75 टाइम्स पर मिनट विद एवरेज ऑफ 72। अगर हम ये मान लेते हैं 75 को हम एवरेज ले लेते हैं या 72 को हम एवरेज ले लेते हैं, सपोज करो एवरेज ले लिया 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूं मतलब 60 सेकंड्स में हम 72 टाइम्स हार्ट की बीट करते हैं, हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स 60 सेकंड्स में, तो कह रहे हैं एक बीट कितनी देर में होगी? मतलब सीधी मैथमेटिक्स है, 72 बीट्स इन 60 सेकंड, तो वन बीट विल बी, कितना टाइम लगेगा? 60 बाई 72 में, तो दैट विल बी 0.8 सेकंड। मतलब हमारे हार्ट की एक साइकिल, एक बीट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? एक हार्ट की साइकिल कंप्लीट होने में, जो वन कार्डियक साइकिल, जिसे वन हार्ट बीट कहते हैं, वन कार्डियक साइकिल या वन हार्ट बीट, वन कार्डियक साइकिल, सिंपल ये है बातें, से वन कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट इज कंप्लीटेड, वन हार्ट बीट इज कंप्लीटेड। हार्ट की एक बीट कंप्लीट हो जाती है, एक कार्डियक साइकिल पूरा हो गया। कितना टाइम लगता है? द टाइम टेकन फॉर वन कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक इवेंट, वन कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड कितने टाइम में? इज इक्वल टू कितने टाइम में? 0.8 सेकंड में। कितना टाइम लगा? 0.8 सेकंड लगा, 0.8 सेकंड लगता है एक साइकिल पूरा होने में। तो कह रहे हैं अब इसको कार्डियक साइकिल के इवेंट के हिसाब से समझोगे, तो मैंने कहा कि कार्डियक साइकिल में दो बातें हैं, कार्डियक साइकिल में दो बातें हैं, एक सिस्टोल और दूसरा डायस्टोल। तो कार्डियक साइकिल में एक हो गया एट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो एट्रिया के लिए, और दूसरा सोचो वेंट्रिकल के लिए। सब 0.8 सेकंड में होना है। कितने सेकंड होना है? 0.8 सेकंड में। तो एट्रिया और वेंट्रिकल का खेला देखेंगे। जो एट्रिया है इसका सिस्टोल, एट्रिया का सिस्टोल होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एट्रिया का डायस्टोल होगा। इंडिपेंडेंट हो रहा है, ध्यान रखेंगे। एट्रिया और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से अलग-अलग हो रहा है, उससे एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है, वो दोनों अलग-अलग अपना काम कर रहे हैं। एट्रियल सिस्टोल का टाइम पीरियड होता है 0.1 सेकंड में, ये कंप्लीट होता है। 0.1 सेकंड में एट्रिया सिस्टोल करता है और रेस्ट ऑफ द टाइम डायस्टोल करता है। 0.7 सेकंड तक एट्रिया में डायस्टोल होता है। 0.7 सेकंड मतलब एट्रियल डायस्टोल रिलैक्सेशन फेज है, जब एट्रिया पूरा रिलैक्स करती है, आराम करती है। कॉन्ट्रैक्शन टाइम केवल 0.1 सेकंड का। और वहीं वेंट्रिकल की बात करें तो इसका सिस्टोल और डायस्टोल अगर मैं कहूं, तो सिस्टोल और डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल की मैं बात करूं, तो आप देखो वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकंड में होता है, तो बाकी बचा टाइम 0.5 सेकंड में ये डायस्टोल करेगा। तो एट्रिया और वेंट्रिकल का जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अगर मैं पूरा एक सर्कल में बना करके आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये रहा कार्डियक साइकिल, ये रही कार्डियक साइकिल, ये रही कार्डियक साइकिल, ये 0.8 सेकंड दोनों में टाइम लगते हैं, 0.8 सेकंड टाइम लगता है। तो एट्रिया के रेफरेंस में पहले बताऊं, ये देखो ये है एट्रिया, तो एट्रिया का सिस्टोल जो होता है, ये एट्रिया का सिस्टोल है। ये देखो मैंने कहा पूरा टाइम है 0.8 सेकंड का, पूरा टाइम है 0.8 सेकंड का। ध्यान से देखें सभी लोग, यहाँ पे ये जो पूरा टाइम था ये 0.8 सेकंड का था। पूरा टाइम है 0.8 सेकंड, जिसमें से एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम में हुआ? ये जो एट्रियल सिस्टोल है, ये एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड में हो गया। तो जो बाकी बचा टाइम है, यहां से लेकर के यहां तक का, यह है 0.7 सेकंड का, और ये टाइम होता है एट्रियल डायस्टोल का। और वहीं अगर मैं वेंट्रिकल की बात करूं, तो वेंट्रिकल का सिस्टोल, ये देखें वेंट्रिकल का सिस्टोल जो है ये अलग इवेंट हो रही है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड का। तो इसका मतलब यहां पे देखेंगे, ये जो अब टाइम बचा है पूरे टाइम में से, ही कह रहे पूरा टाइम था 0.8 सेकंड, कह रहे इसमें जो बचा टाइम है अब 0.5 सेकंड का, कितना? 0.5 सेकंड का यहां वेंट्रिकल करती है रिलैक्सेशन डायस्टोल। तो कह रहे ये है हार्ट की मेजर इवेंट, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, ये चैंबर्स इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहे हैं, ये उनकी ड्यूरेशंस है। ये है कार्डियक साइकिल, ये साइक्लिकली रिपीटेड इवेंट, बार-बार रिपीट होगी, लेकिन एक साइकिल के होने में जो समय लगता है, टाइम लगता है, वो है 0.8 सेकंड का। जब एट्रियल और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की कहानी को हम और डिटेल में समझें, तो शुरुआत करते हैं इस कांसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझने की, इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, इसे और समझाने की कोशिश करते हैं। ये रहा कार्डियक साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस है ये। कौन है ये साइक्लिक प्रोसेस है। ध्यान से सुनेंगे, ये जो कार्डियक साइकिल का प्रोसेस है, इसमें जो आप बाहर वाला एरिया देखोगे, इसको मैं वेंट्रिकल का एरिया मान लेता हूं, बाहर वाला एरिया वेंट्रिकल का एरिया मान लेता हूं, और अंदर के एरिया को मैं मान लेता हूं कि अंदर का एरिया ये एट्रिया का एरिया है, ये जो एरिया है ये एट्रिया का एरिया है। तो आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, पूरे साइकिल का टाइम है 0.8 सेकंड। कितना टाइम लग रहा है इस पूरे प्रोसेस को होने में? कह रहे ये पूरा टाइम है 0.8 सेकंड का, ये 0.8 सेकंड का टाइम है। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। अब मैं कह रहा हूं ये 0.8 सेकंड मान लो, ये 0.8 सेकंड का टाइम जो है, ये मान लो इसे मैंने डिवाइड करने की कोशिश करी, ये मैंने एक डिवीजन किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया उस 0.8 को। दूसरा मैं अब इसे, ये देखो एक और डिवीजन कर दिया, कह रहे अब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मैं इसे, ये देखो ये मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और अब मैं इसे डिवाइड करने जा रहा हूं लास्ट 8वें पार्ट में, 8वां अध्याय मान लो, कह रहे इसको मैंने 8 हिस्से में ऐसे डिवाइड कर दिया, बराबर 8 हिस्से में डिवाइड कर दिया मैंने इसे, बराबर। और अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, ये कहने जा रहा हूं, ये बाहर वाले एरिया को आप समझ लें, बाहर वाले एरिया को आप वेंट्रिकल समझ लें, बाहर वाले एरिया को। तो बाहर वाले एरिया को अगर आप वेंट्रिकल समझ लोगे, तो इस वेंट्रिकल वाले एरिया में, ये देखो सिस्टोल, बाहर वाले एरिया का सिस्टोल कराते हैं पहले, ये वेंट्रिकल का सिस्टोल है,
ये वेंट्रिकल का सिस्टोल है, ये वेंट्रिकल मान ले, इस वेंट्रिकल का सिस्टोलिक पार्ट मैंने कहा 3 डब्बे इसमें आ जाएंगे। कौन आ जाएगा? 3 डब्बे वेंट्रिकल के सिस्टोल के हैं, ये 3 डब्बे वेंट्रिकल के सिस्टोल के हैं। ये बाहर वाला वेंट्रिकल मान लिया हमने, बाहर वाले को वेंट्रिकल मान लिया है, और इस वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है। ये वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है। ये वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है। ये वेंट्रिकल का सिस्टोल, ये वेंट्रिकल का सिस्टोल है, और ये होता है 0.3 सेकंड का। ये 0.3 सेकंड वेंट्रिकल सिस्टोल करती है, और बाकी का जो टाइम होगा, बाकी का जो टाइम होगा वो वेंट्रिकल का डायास्टोल होगा। ये मैंने उठाया, यहां से चलाया यहां तक का जो एरिया है, ये जो डब्बे बने हैं, यहां तक के डब्बे वेंट्रिकल के डायास्टोल को रिप्रेजेंट करते हुए क्या कर रहे हैं? ये वेंट्रिकल के डायास्टोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देखो, अभी आपको एक चीज समझानी है, इसमें कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना है, इसे समझाने के लिए ये डब्बे भर रहा हूं मैं। ध्यान से सुने, बाहर की सर्कल में आपको दिखाई दे रहा है, जो यहां देखें, ये 0.3 सेकंड का वेंट्रिकल का सिस्टोल है, और ये जो आप देख रहे हो 0.5 सेकंड का, 0.5 सेकंड का, 0.5 सेकंड का वेंट्रिकल का डायास्टोल है। क्या है ये? इसे मैं कह सकता हूं वेंट्रिकल का डायास्टोल, रिलैक्सेशन फेज वेंट्रिकल का है। और वहीं अंदर के एरिया को अगर आप देखोगे, यहां देखो, कह रहे इसे एट्रिया मान लो, तो एट्रिया में 0.1 सेकंड, ये जो आप पिंकू को देख रहे हो, ये पिंकू एट्रिया का सिस्टोल है। कौन है ये एट्रिया का सिस्टोल है, ये एट्रियल सिस्टोल है। आप देखो, ये जो पार्ट आप देख सकते हो, ये वाला पॉइंट, ये वाला बक्सा, इस बक्से को एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। एट्रियल सिस्टोल है ये वाला बॉक्स, तो ये वाला जो बॉक्स एट्रियल सिस्टोल आप देख रहे हो, ये टाइम है 0.1 सेकंड। कितना है? 0.1 सेकंड। मतलब ये वेंट्रिकल का डायस्टोल उस टाइम पे, वेंट्रिकल अपनी डायस्टोल वाली फेज में है अभी, लेकिन वहां एट्रिया का सिस्टोल शुरू हो चुका है। वेंट्रिकल का डायस्टोल अभी चल रहा है, लेकिन एट्रिया सिस्टोल में आ चुकी है। ये एट्रियल सिस्टोल जब हो रहा है, एट द सेम टाइम आप देखें, ये जो टाइम है एट्रियल सिस्टोल का टाइम है। किसका है? एट्रियल सिस्टोल का टाइम है। और जो बाकी बचा टाइम आपके पास यहाँ वेंट्रिकल एट्रिया से रिलेटेड आपको दिख रहा है, ये जो बाकी बचा टाइम आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा टाइम यहां से शुरू करेंगे। यहां से अगर आप देखो, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा टाइम, ये पूरा टाइम जो आप देख रहे हो, ये पूरा टाइम, ये अंदर वाले पूरे गोलू को मैंने ढक दिया। चलो, अंदर वाले सारे गोलू को मैंने ढक दिया। खाली ये देखो, आप कह रहे हैं एट्रिया कितना लंबा डायस्टोल कर रही है भाई लोग। एट्रिया का डायस्टोल ड्यूरेशन कितना लंबा है आप देख सकते हो। अगर एट्रिया का सिस्टोल छोटा है, एट्रिया का सिस्टोल अगर टाइम कम है, तो इसी वजह से एट्रिया का डायस्टोल एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया। ये देखिए, एट्रियल सिस्टोल कितना? 0.1 सेकंड। तो जो बाकी बचा टाइम है, ये है एट्रियल डायस्टोल। कौन सा टाइम है? एट्रियल डायस्टोल है। तो एट्रियल डायस्टोल कितना टाइम? 0.7 सेकंड का है। लेकिन एक चीज अब आपको दिखाई देनी शुरू हो गई होगी, कि जब एट्रियल डायस्टोल चल रहा है, एट द सेम टाइम, ध्यान से देखिए सभी लोग, यानी एक ऐसा टाइम है जब एट्रिया का डायस्टोल चल रहा है, उसी टाइम पे वेंट्रिकल भी डायस्टोलिक फेज में है। कौन डायस्टोलिक फेज में है? जब एट्रिया का डायस्टोल चल रहा है। देखें, ये एट्रियल डायस्टोल है, एट द सेम टाइम यहां वेंट्रिकल का भी डायस्टोल चल रहा है। ये वो टाइम पीरियड है, ये वो कॉमन टाइम पीरियड है, जिस टाइम पे एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्सेशन फेज में है। ये बीच वाली डंडी बताती है कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोलिक फेज में है। एट्रियल डायस्टोल भी हो रहा है, वेंट्रिकल डायस्टोल भी हो रहा है। इसी पीरियड को हम ज्वाइंट डायस्टोल कहते हैं। इस पॉइंट से शुरू करो, इस पॉइंट तक चले जाओ, यहां तक आओ, यहां से, तो कह रहे ये पूरा टाइम जो आप देख पा रहे हो, यहां से लेके यहां तक, ये वेंट्रिकल का डायस्टोल और एट्रिया का डायस्टोल कॉमन है, और इसके लिए टर्म यूज करते हैं जेडी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वाइंट डायस्टोल। क्या नाम है? ज्वाइंट डायस्टोल नाम है। और ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कॉमनली डायस्टोलिक फेज में होते हैं। क्या होते हैं? व्हेन बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ये दोनों इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, लेकिन इसे ऑब्जर्व करोगे तो ये वो टाइम होगा जब दोनों रिलैक्स फेज में होंगे। तो एट्रिया एंड वेंट्रिकल बोथ आर इन रिलैक्सेशन फेज। और रिलैक्सेशन फेज का मतलब होता है, पहले भी बताया मैंने, ये होती है फीलिंग फेज। कौन सी फेज? फीलिंग फेज चल रही है। एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों फीलिंग फेज में है, दोनों आराम कर रही हैं, दोनों रिलैक्स कर रही हैं। और वो टाइम होता है, दैट टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड फॉर दिस इज, द टाइम पीरियड ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल इज, टाइम पीरियड फॉर ज्वाइंट डायस्टोल इज 0.4 सेकंड। जब एट्रिया और वेंट्रिकल आप देख सकते हो, ये पूरा टाइम 0.8 सेकंड का है, ये पूरा टाइम 0.8 सेकंड का है। कह रहे हैं उस टाइम पीरियड का आधा हिस्सा 0.4 सेकंड एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। ये वो कॉमन टाइम पीरियड है। कौन सा है? वो कॉमन टाइम पीरियड है जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में ब्लड की फीलिंग हो रही है। तो एनसीईआरटी यहीं से शुरू करती है, कहती है लेट अस अज्यूम, अगर हम ये लेट अस स्टार्ट बिगिन फ्रॉम द ज्वाइंट डायस्टोल, अगर हम ज्वाइंट डायस्टोल से शुरू करें, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों फीलिंग फेज में। ध्यान से देखिए सभी लोग, ये है एट्रिया और ये है वेंट्रिकल, और इन दोनों की फीलिंग फेज चल रही है। मतलब यहाँ पे ब्लड इसमें फिल हो रहा है, ये देखिए ब्लड यहाँ पे फिल हो रहा है, एट्रिया में भी फिल हो रहा है, और एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में भी फिल हो रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि यहाँ जो वाल्व था, ये जो वाल्व होता है, ये दोनों जिन्हें हम एवी वाल्व कहते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पे ये दोनों वाल्व खुले होते हैं। मैंने कहा वेंट्रिकल में भी फीलिंग हुई, और वेंट्रिकल में फीलिंग कहां से होती है? एट्रिया से होती है फीलिंग। याद रखेंगे, जब ज्वाइंट डायस्टोल हो रहा होगा, पॉइंट लिखेंगे इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल, ड्यूरिंग दिस फेज या ड्यूरिंग दिस पीरियड blood from atria coming into ventricle and blood from great veins are also coming into atria। मतलब एट्रिया में भी ब्लड भर रहा है और वेंट्रिकल में भी ब्लड भर रहा है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड बोथ द AV valves, ये दोनों वाल्व्स जो होते हैं,
दोनों एवी वाल्व्स का मतलब राइट ट्राइकस्पिड एंड लेफ्ट बाइकस्पिड, लेफ्ट का नाम क्या है बाइकस्पिड वाल्व, ये दोनों के दोनों वाल्व क्या है, बोथ द वाल्व्स आर ओपन, एवी वाल्व्स आर ओपन एंड ब्लड फ्रॉम एट्रिया, ब्लड फ्लोज, ब्लड इज कमिंग इनटू एट्रिया फ्रॉम ग्रेट वेन्स, जो बड़ी बड़ी वेन्स हैं उन ग्रेट वेन्स से, पल्मोनरी वेन हो या वेना क्या हो, ग्रेट वेन्स, ब्लड इज कमिंग इनटू एट्रिया फ्रॉम ग्रेट वेन्स एंड इनटू वेंट्रिकल फ्रॉम एट्रिया एंड इनटू वेंट्रिकल्स आल्सो, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में ब्लड की फिलिंग होती है। तो ग्रेट वेन्स से एट्रिया में जा रही है और ब्लड वेंट्रिकल में जा रहा है, दोनों की फिलिंग हो रही है। और याद रखेंगे इस टाइम पीरियड में द वेंट्रिकल्स आर फिल्ड, इसी टाइम पीरियड में वेंट्रिकल्स आर फिल्ड अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ इट्स वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम का 70% यहीं पे इसी फेज में इसी टाइम पीरियड में 70% ये वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भर जाता है। मतलब ये जो वेंट्रिकल्स हैं इन वेंट्रिकल की फिलिंग 70% तक हो चुकी है, 70% फिल्ड हो चुके हैं इस टाइम पीरियड में। तो ज्वाइंट डायस्टोल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वाइंट डायस्टोल क्या होता है, वो टाइम है जब एट्रिया वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स करें, दोनों में ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल का ब्लड 70% भर चुका है खाली ज्वाइंट डायस्टोल वाली पीरियड में। 0.4 सेकंड लगता है इस प्रोसेस को होने में, और इस टाइम पीरियड में एवी वाल्व खुले रहते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पीरियड में ज्वाइंट डायस्टोल में कौन से वाल्व खुले हैं, आप बताओगे। ये जो एवी वाल्व है ये खुला हुआ है। अब कह रहे बाकी के वाल्व्स कब बंद होते हैं और खुलते हैं, वाल्व्स का बंद होना और खुलना ही साउंड से रिलेटेड है। और जरा देखेंगे अगला स्टेप, जरा देखेंगे अब कह रहे ज्वाइंट डायस्टोल पूरा हुआ, मतलब अगर हम कहें ज्वाइंट डायस्टोल से शुरुआत करिए, पहला प्रोसेस था ज्वाइंट डायस्टोल, यहां से शुरू कर। आप देखें जैसे ही ज्वाइंट डायस्टोल पूरा होता है अब होती है एट्रिया की सिस्टोल, क्या होगा, अब होगा एट्रियल सिस्टोल। ये है वो पॉइंट जहां पे एट्रिया सिस्टोल करेगी, क्या करेगी, एट्रिया का सिस्टोल होने वाला है। ये है 0.1 सेकंड एट्रिया का सिस्टोल। और जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो बाकी का पार्ट जो होगा, ये तो 70% भरा हुआ था, 70% भरा था, बाकी का 30% कब भरेगा, जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो रेस्ट 30%, मतलब वेंट्रिकल को हमें पूरा भरना है, ऐसे समझो वेंट्रिकल को हमें पूरा भरना है। ये जो वेंट्रिकल हैं इन्हें हमें पूरा भरना है। 70% कब भर गया, जब ज्वाइंट डायस्टोल चल रहा था उसी टाइम पे। और बाकी का 30% वेंट्रिकल का कब भरता है, ये एट्रियल सिस्टोल से भरता है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब ये एट्रिया पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिस्टोल करेगी, तो बाकी का 30% इसमें फिल कर देगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेस्ट 30% रिमेनिंग पार्ट जो होता है ऑफ वेंट्रिकल filled due to 30% of ventricle filled due to एट्रियल सिस्टोल। किसका सिस्टोल, एट्रिया का सिस्टोल, जिसका टाइम पीरियड होता है 0.1 सेकंड। और जैसा कि मैंने कहा हार्ट का काम है ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना, हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उसी को सिस्टोल कहते हैं। और यही सिस्टोल और डायस्टोल हार्ट की साइकिल का सबसे मेजर इवेंट है। इस दौरान हार्ट में जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया से कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। मतलब ध्यान से सुने, कह रहे एट्रियल सिस्टोल जैसे ही कंप्लीट होता है, ये देखें ये टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, यहां पे कह रहे एट्रियल सिस्टोल हो चुका है, ये एट्रियल सिस्टोल हो चुका है। ध्यान से सुने और समझें, कह रहे हैं यहां देखें ये एट्रियल सिस्टोल हो चुका है कंप्लीट, और एट्रियल सिस्टोल होने के बाद अब वेंट्रिकल पूरी तरह से भर गए हैं, ये वेंट्रिकल पूरी तरह से ब्लड से पूरी तरह भरे हुए हैं। यहां इस एरिया में ब्लड भर चुका है, 100% वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल भर चुके हैं, ये 100% भर चुका है, 100% भर चुका है, फिल हो चुका है एट्रियल सिस्टोल के बाद। मतलब अब वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ चुका है, वेंट्रिकल की वॉल में, वेंट्रिकुलर वॉल का प्रेशर, वेंट्रिकुलर वॉल में प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है वेंट्रिकुलर वॉल में प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि ब्लड 100% वेंट्रिकल में भर चुका है। जब यहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा, ये अब रेडी हो जाएगी सिस्टोल के लिए। अब वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू होने वाला है, लेकिन जैसे ही सिस्टोल यहां पे शुरू होगा, ये देखो ब्लड का बैक फ्लो हमें बचाना है, ब्लड का बैक फ्लो बचाना है, ताकि ब्लड इधर से इन चैम्बर में एट्रिया में रिटर्न ना हो जाए, जो ब्लड एट्रिया से नीचे आया वो बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए एवी वाल्व यहां पे क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एवी वाल्व, जो राइट एंड लेफ्ट ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व है, एवी वाल्व जिन्हें हम कहते हैं, एवी वाल्व जिन्हें हम ट्राई एंड बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, बाइकस्पिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देंगे इसी पे, बाइकस्पिड। एवी वाल्व्स आर क्लोज्ड नाउ, मतलब जब प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल बढ़ता है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने की शुरुआत में होता है, एकदम शुरू करता है वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के जस्ट शुरुआत में, ये देखो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होने वाला है, उसके जस्ट पहले ये देखो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहां पे, यहां इस पॉइंट पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत में ही क्या हो जाएगा, एवी वाल्व क्लोज हो जाते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड, हार्ट साउंड से रिलेटेड। याद रखेंगे फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होगा, क्या होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। याद रखेंगे साउंड का प्रोडक्शन वाल्व्स के क्लोजर से होता है, एवी वाल्व के क्लोजर से होता है, और उसी को कहते हैं लब हो गया भाई साहब, हार्ट में लब हो चुका है, मतलब हार्ट को भी लब होता है, हार्ट में भी लब होता है। बाहर दुनिया में लब हो तो कोई बात नहीं, हार्ट का लब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो साउंड है जिससे हमें पता चलता है कि हार्ट में वेंट्रिकल पूरी तरह से भर गई और सिस्टोल के लिए रेडी है। बिफोर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब यहां से वेंट्रिकुलर सिस्टोल की सबसे पहली फेज, वेंट्रिकल के सिस्टोल की सबसे पहली फेज है साउंड का आना, मतलब ये साउंड है एवी का क्लोजर। प्रेशर बढ़ चुका है वेंट्रिकल का, अब ब्लड पंप होने वाला है। कहां ब्लड पंप होने वाला है, ध्यान से सुने, कह वेंट्रिकल का ब्लड पंप होगा, यहां एवी बंद हो चुका है, एवी बंद हो चुका है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल अपना ब्लड एओर्टा में पंप करेगा, कहां पंप करेगा, एओर्टा में पंप करेगा, ये रही एओर्टा।
राइट वेंट्रिकल अपना ब्लड एओर्टा में पंप करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो जाएगा वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। कहां जाता है? ये राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ये देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी थोड़ा अलग कलर से दिखाना जरूरी है यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन को बचाने के लिए यहाँ पे इसे अलग से कलर दे दिया। ये देखो, ये मैं कह रहा हूं अब ये राइट वेंट्रिकल का ब्लड पंप होगा पल्मोनरी आर्टरी में। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से पंप होगा पूरी बॉडी में और ये पंप होगा लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान पंप होगा। मैंने कहा वेंट्रिकल पूरी तरह से भर गई है, जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा ये ब्लड पंप हो जाएगा। लेकिन ऐसे टाइम पे ये जो एवी वाल्व है ये खुल जाएंगे और उसी टाइम पे उसके तुरंत उसी सेम टाइम पे ये जो सेमी ल्यूनर वाल्व्स थे, क्योंकि ब्लड यहां तभी पंप होगा जब ये वाल्व्स खुले होंगे। याद रखेंगे सेमी ल्यूनर वाल्व खुल जाते हैं। सेमी ल्यूनर वाल्व्स ओपन ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये सब क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। वाल्व कब खुलता है और बंद होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान सेमी ल्यूनर वाल्व खुला रहता है और एवी वाल्व क्लोज्ड रहता है। ध्यान देंगे इस पॉइंट पे, सभी लोग इस बात को रट डालें, याद कर डालें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवी क्लोज्ड है और सेमी ल्यूनर ओपन है। एवी क्लोज्ड है और सेमी ल्यूनर ओपन है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल रहता है। कि ये ध्यान रहे आपको कि यहां ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड एवी वाल्व क्लोज्ड है और यहां सेमी ल्यूनर ओपन है। ये कब हो रहा है? ये कब हो रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान। तो अब क्या हुआ? अब वेंट्रिकल का सिस्टोल भी हो गया। ये देखो यहां पे मैंने कहा ये टाइम है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। इस टाइम के दौरान क्या क्या हुआ? यहां एवी वाल्व क्लोज थे और सेमी ल्यूनर एसएल सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन है। सेमी ल्यूनर ओपन है। ये एओर्टिक वाल्व है। ये जो एवी वाल्व है ये एट्रियो वेंट्रिकुलर, ये एवी वाल्व राइट ट्राइकस्पिड एंड लेफ्ट बाइकस्पिड वाल्व है। ये कह रहे हैं ये खुला हुआ है। ये एवी क्लोज और एसएल बंद, सॉरी एवी क्लोज और एसएल ओपन है एट दिस टाइम जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गई। बस देखिए, कह रहे वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहां पूरी हो गई। 0.3 सेकंड में वेंट्रिकुलर सिस्टोल पूरी हो चुकी है और जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल पूरी होगी वेंट्रिकल खाली हो चुकी है। वेंट्रिकल का ब्लड, ये जो वेंट्रिकल था जो पूरी तरह से भरा हुआ था, इस वेंट्रिकल का ब्लड पंप हो चुका है। पंप हो चुका है इसका ब्लड। यहां देखें, कह रहे हैं इन ब्लड वेसल्स में यहां से ब्लड पंप हो चुका है। ये ब्लड आ चुका है कहां पे? इन वेसल्स में। ये देखो ये ब्लड जा चुका है, वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकल का सिस्टोल हो गया, ब्लड चला गया इन ब्लड वेसल्स में। इसका मतलब अब जो ब्लड पंप हुआ है इसकी वजह से वेंट्रिकल का ब्लड कम हो गया। वेंट्रिकल का ब्लड की अमाउंट घट गई है। वेंट्रिकल में ब्लड की अमाउंट क्या हो गई? घट गई। वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिड्यूस हो गया। तो अब जो प्रेशर था इसकी वॉल में वो भी घट गया। जब ब्लड की अमाउंट घटी तो प्रेशर भी कम लगने लगा और जैसे ही प्रेशर कम हुआ ब्लड यहां पे भरा। ये देखो ब्लड भर गया है इन वेसल्स में। तो जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर लो होता है यहां सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं। मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद जब ब्लड यहां पे होगा, ब्लड का प्रेशर यहां पे हाई होगा, सिस्टोल के बाद ब्लड का प्रेशर यहां पे हाई होगा। तो ऐसे में दोनों सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे। तो इमीडिएटली आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुई, सेमी ल्यूनर वाल्व जो होता है वो क्लोज हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी की वजह से सेकंड हार्ट साउंड जनरेट होता है। सेकंड हार्ट साउंड जनरेट होता है जिसे कहते हैं डब। क्या कहते हैं? लबडब। लबडब जो धक 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 समझते हैं, वो धक 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 ना होकर के वो होता है लबडब। लबडब लब होता है जब एवी क्लोज होता है और डब होता है तब जब सेमी ल्यूनर क्लोज होता है। मतलब ये वो पॉइंट है जब सेकंड हार्ट साउंड डब होता है। जब सेमी ल्यूनर क्लोज होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद वहां डब होगा और एट द सेम टाइम उसकी दूसरी इवेंट जो रिलेटेड है वो होती है जिसे कहते हैं यहीं पे ज्वाइंट डायस्टोल शुरू हो चुका है और एवी वाल्व खुल जाते हैं। एवी वाल्व ओपन हो जाता है। तो याद रखेंगे साउंड जो प्रोड्यूस होता है, साउंड का प्रोडक्शन वाल्व्स के क्लोज होने की वजह से होता है, ना कि खुलने की वजह से। तो नॉर्मली हार्ट साउंड जो हम सुनते हैं दो तरह के होते हैं, लब और डब। ये साइकिल कार्डियक इवेंट्स है जिसमें हार्ट के अंदर ब्लड की फिलिंग और पंपिंग होती रहती है। जैसे ही ज्वाइंट डायस्टोल शुरू होगा एट्री और वेंट्रिकल दोनों में ब्लड आने लगेगा। जैसे ही ज्वाइंट डायस्टोल शुरू होगा, इधर देखें, ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पे ये दोनों वाल्व खुल जाते हैं, ये दोनों एवी वाल्व खुल जाते हैं और ब्लड एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में आने लगता है। ज्वाइंट डायस्टोल शुरू हो चुका है, एट्रिया तो पहले से ही डायस्टोल में थी, अब वेंट्रिकल भी डायस्टोल में आ चुकी है, दोनों में फिलिंग शुरू हो गई है। ये ज्वाइंट डायस्टोल है जिस टाइम पे एवी वाल्व खुल चुके हैं, एवी खुल चुके हैं और सेमी ल्यूनर क्लोज हो चुका है। बस यही है कार्डियक साइकिल और हार्ट साउंड की कहानी। अगर मैं हार्ट साउंड्स की बात करूं तो याद रखेंगे हार्ट साउंड्स को सुनने के लिए, लिसनिंग ऑफ हार्ट साउंड के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग हार्ट साउंड इज, उसका नाम है, हर बच्चे के लिए वो चाहिए, हर बच्चे को वो चाहिए, इसी की तो सारी लड़ाई है। ये है स्टेथोस्कोप। ये वो साउंड सुनने वाली मशीन है जो हर डॉक्टर के पास, हर स्टूडेंट इसी स्टेथोस्कोप को ही अपने हाथ में होल्ड करने का सपना देख रहा है। अपनी जागती सोती दोनों आंखों से एक ही सपना, एक ही नारा है, भाई डॉक्टर बनना है, नीट 2024 में फोड़ के आना है बच्चों, नीट 2024 फोड़ के आना है। और इसी सपने को देख देख करके आप बड़े हो रहे हो। हर दिन हर रात आपके पेरेंट्स की आंखों में, आपके टीचर्स की आंखों में एक ही सपना है कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स कब पहुंचेंगे उस मेडिकल कॉलेज में इस स्टेथोस्कोप के साथ। तो ये सपना देखने वाला यही इंस्ट्रूमेंट है जिसने आपको सपना दिखाया है, यही वो आपको पागल बनाया है, इसने दीवाना बनाया है। इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम साउंड सुनते हैं उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। हार्ट साउंड के सुनने के प्रोसीजर को द लिसनिंग हार्ट साउंड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, हार्ट साउंड को हम कहते हैं ऑस्कुल्टेशन। क्या कहते हैं? ऑस्कुल्टेशन कहते हैं साउंड सुनने के प्रोसेस को। साउंड सुनने का प्रोसेस ऑस्कुल्टेशन। हम साउंड सुनते हैं इसी मशीन से और उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्कुल्टेशन। क्यों सुना जाता है? बहुत सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए। क्लिनिकल डायग्नोसिस, हार्ट का साउंड
क्लिनिकल डायग्नोसिस, किसी डिजीज, किसी डिसऑर्डर की डायग्नोसिस, चेस्ट में चल रही हलचल, इन सबको सुनने के लिए यूजफुल साबित होता है। यूजुअली जो हार्ट साउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड्स, टू टाइप्स मेनली दो तरह के होते हैं। जनरेट तो कई सारे साउंड होते हैं, साइंटिस्ट ने चार साउंड बताए, S1 S2 S3 S4, हमें पढ़ने केवल दो साउंड। टू टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड जिसे हम सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप से। टू टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड्स आर जनरेटेड मेनली, जो कि हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं S1, एक होता है जिसे कहते हैं S2। S1 को हम फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट कहते हैं, और याद रखेंगे हमेशा जो हार्ट के साउंड्स को हम रिलेट करते हैं, चाहे वो फर्स्ट साउंड हो चाहे वो सेकंड हार्ट साउंड हो, साउंड हमेशा रिलेट किए जाते हैं किससे? क्लोजर ऑफ द वाल्व से। ओपनिंग से कोई साउंड हम रिलेट नहीं करते, क्लोजर ऑफ वाल्व से। किससे? क्लोजर ऑफ वाल्व से। तो क्लोजर ऑफ वाल्व में याद रखेंगे यहां पे जब क्लोजर, जब S1 साउंड जनरेट होता है तो क्लोजर ऑफ AV वाल्व, हमेशा AV वाल्व का जो क्लोजर है, क्लोजर ऑफ AV वाल्व जिसे हम ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जो S1 जनरेट करता है, इस साउंड को हम डिनोट करते हैं सिंबल से, या फिर हम लिखते हैं लब साउंड। इसे हम लिखते हैं लब साउंड लिखते हैं। तो याद रखेंगे लब साउंड लॉन्गर ड्यूरेशन का और लो पिच वाला होता है। ये होता है देर तक, लॉन्गर, इसकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, और लो पिच वाला होता है, लो पिच वाला होता है लब। फर्स्ट हार्ट साउंड LLL, तीनों में L फॉर लब, L फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, L फॉर लो पिच। पिच लो है, ड्यूरेशन लॉन्ग है, साउंड है लब। ये फर्स्ट हार्ट साउंड AV के क्लोजर से होता है। और सेकंड हार्ट साउंड जिसे हम डब कहते हैं, ये डब जनरेट होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व्स। ये सेमी ल्यूनर वाल्व्स के क्लोजर के टाइम पे होता है। और ये जो डब होता है इसकी आप देखोगे ड्यूरेशन कम होती है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, बट इसकी पिच हाई होती है, इसकी पिच हाई होती है, हाई पिचड होता है। तो याद रखेंगे शार्प क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर बहुत तेज, बहुत फास्ट डब से बंद होता है, और भट से बंद होने की वजह से हाई पिच होती है, जल्दी से बंद होगा, कम टाइम लेगा, तो साउंड की पिच हाई है। यानी यहाँ पे ये जो प्रेशर, याद रखेंगे प्रेशर हाई होता है, इस समय जब क्लोज होता है तो उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए इसको क्या कहा, इसे कहा है कि हाई पिच है। और ये लो पिच का मतलब है इसका पिच जो है लो, मतलब ये आराम से AV का क्लोजर हुआ, लॉन्गर ड्यूरेशन इसमें लगा, और इस साउंड को हम लब कह रहे हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड। लेकिन अगर फर्स्ट और हार्ट साउंड या सेकंड हार्ट साउंड के दौरान कोई अबनॉर्मल साउंड सुनाई दे, कह रहे कोई भी अबनॉर्मल सुनाई दे, तो उसे कहते हैं कार्डियक मरमर। क्या कहते हैं? कार्डियक मरमर कहते हैं। कार्डियक मरमर का मतलब जब भी हार्ट की मरमराहट हो रही है, कह रहे हैं व्हेन द हार्ट साउंड एनी अबनॉर्मल, जब कोई अबनॉर्मल साउंड सुनाई दे, एनी अबनॉर्मल साउंड ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, जब हार्ट की साइकिल चल रही है, ड्यूरिंग द कार्डियक इवेंट्स और ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग बीटिंग ऑफ हार्ट, जब कोई अबनॉर्मल साउंड सुनाई देता है तो उस अबनॉर्मल साउंड को हम कहते हैं मरमर। AV में डिफेक्ट हो या SL में डिफेक्ट हो, याद रखेंगे इसका मेन कॉज लिखेंगे ड्यू टू डिफेक्टिव वाल्व्स। क्या? ड्यू टू डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव वाल्व्स की वजह से अबनॉर्मल साउंड सुनाई देता है, डिफेक्टिव वाल्व्स की वजह से इस तरह के साउंड सुनाई देते हैं। तो अगर हम हार्ट के ड्यूरेशन में कार्डियक साइकिल के दौरान लब के बाद डब ना सुन पाए, डब के बाद लब ना सुन पाए, तो ऐसे अबनॉर्मल लब, क्या बता रहा है? कह रहा है वाल्व्स का क्लोजर बंद, वाल्व्स ठीक से बंद नहीं हो रहे, वाल्व्स खुले रह जा रहे हैं, ब्लड नीचे या ब्लड ऊपर से बैक फ्लो होता जा रहा है, बैक फ्लो हो रहा है, और बैक फ्लो की वजह से हम साउंड, जो नॉर्मल साउंड सुनते हैं वो सुन नहीं पा रहे, और इस वजह से क्या हो रहा है? ये डिफेक्टिव साउंड सुनाई दे रहा है। इस अबनॉर्मल साउंड को हम कार्डियक मरमर कहते हैं। मरमर मींस अबनॉर्मल साउंड। नॉर्मल साउंड है ये दो, लब डब, क्लोजर ऑफ AV वाल्व, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। ये याद कर लेंगे। ये जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन विद हाई पिच होता है, लब जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन विद लो पिच होता है। ये साउंड कब और क्यों जनरेट होता है ये मैंने आपको बता दिया। एक टॉपिक और ऐड करेंगे, उसके बाद फिनिश करते हैं आज का खेला। एक टॉपिक और ऐड करते हैं, इसे आज का खेला वहीं खत्म करेंगे। टॉपिक का नाम है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और कार्डियक आउटपुट क्या है? ये आउटपुट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये कार्डियक आउटपुट है, COP कार्डियक आउटपुट। क्या कहते हैं ये कार्डियक आउटपुट है द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। कार्डियक साइकिल जब होती है तो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल अलग अलग, ईच वेंट्रिकल सेम वॉल्यूम पंप करते हैं। तो हम बात करें एक वेंट्रिकल की, ईच वेंट्रिकल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट, एक मिनट में हर वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रही है उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। जिसका फार्मूला होता है कार्डियक आउटपुट COP इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। एक नया वॉल्यूम आ गया अब, ये स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, रेट ऑफ हार्ट बीटिंग, जिसे आप जानते हो 75 टाइम्स पर मिनट, एवरेज 72 टाइम्स पर मिनट। मान लो हमने इसे लिख लिया 75 बीट्स पर मिनट, एक मिनट में 75 मान लिया हमने। अब कह रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है भाई? तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल बाय ईच कार्डियक साइकिल। 75 टाइम्स हार्ट बीट करता है, उसमें से एक बार जब बीट होती है तो कितना ब्लड पंप होता है? तो ये कह रहे हैं केवल एक बीट में द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन ईच कार्डियक साइकिल, या इन 1 कार्डियक साइकिल, मतलब 0.8 सेकंड वाला जो टाइम था उस कार्डियक साइकिल की बात कर रहा हूं मैं। 1 कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में कितना वॉल्यूम एक वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है? वो होता है अप्रोक्सीमेटली 70 ml वॉल्यूम। दोनों वेंट्रिकल का वॉल्यूम सेम होता है, राइट वेंट्रिकल भी 70 ml पंप करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी 70 ml। तो हम एक वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं, ईच वेंट्रिकल याद रखेंगे। तो अब स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया 70 ml इनटू, कह रहे कितनी बार बीट किया? तो कितनी बार बीट किया? 75 टाइम्स पर मिनट, बीट्स पर मिनट बीट किया है ये, एक मिनट में 75 टाइम्स और एक बार में 70 ml। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आपको पता चल जाएगा कार्डियक आउटपुट की। एक मिनट में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है। मतलब हम बात कर रहे हैं कार्डियक आउटपुट की, ये जो वेंट्रिकल है चाहे वो राइट या लेफ्ट हो, ये राइट हो या लेफ्ट, ये भी 70 ml ब्लड पंप करता है, ये भी 70 ml ब्लड पंप करता है, अलग अलग। तो कह रहे खाली एक साइड की वेंट्रिकल खाली ले ले, खाली राइट या लेफ्ट, ईदर राइट और लेफ्ट,
राइट या लेफ्ट से 1 मिनट में कितना ब्लड पंप हुआ, तो 70 ml इंटू 75 टाइम्स पर मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 5250 ml पर मिनट। 1 मिनट में लगभग 5 से 6 लीटर, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन 1 मिनट, ये कार्डियक आउटपुट होता है। यही ब्लड हार्ट पूरी बॉडी में भेजता है, इसी ब्लड से ये पूरी बॉडी को सिंचाई करता है, इरिगेशन करता है, पूरे बॉडी में ये ब्लड पहुंचाता है। इसका अलग अलग परसेंटेज अलग अलग पार्ट में जाता है। 10% हार्ट की वॉल में जाता है, सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है 25 से 30%। इस पूरे कार्डियक आउटपुट का सबसे ज्यादा अमाउंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जाता है, ब्रेन को जाता है, किडनी को जाता है, मेजर ऑर्गन है। डाइजेस्टिव सिस्टम को 25 से 30%, ब्रेन को लगभग 20 से 25%, किडनी को 20% जाता है। ये वॉल्यूम याद रखेंगे, अमाउंट वाइज सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर ब्रेन, किडनी और फिर दूसरे ऑर्गन को जाता है। हार्ट मसल खुद अपने लिए 10% रखती है टोटल कार्डियक आउटपुट का। तो कार्डियक आउटपुट है अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। इस बात को बहुत बहुत ध्यान से आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 मिनट में जो ब्लड पंप होता है वो होता है कार्डियक आउटपुट, और एक बार में कितना ब्लड पंप होता है वो होता है 70 ml। बीट नंबर कितनी होती है 75, तो दोनों को मिला दिया तो कितना आ गया 5250 ml अप्रॉक्स 5 लीटर, मतलब देख लेंगे कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। 7 5 35, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 7 7 49 3 52 सही है भाई, मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, याद है। तो अब हो गई कहानी क्या, कार्डियक आउटपुट खत्म हो गया, कार्डियक साइकिल खत्म हो गई, हार्ट साउंड कंप्लीट हो गई, हमने कंडक्टिंग सिस्टम कंप्लीट कर लिया, हार्ट का फंक्शन कंप्लीट कर लिया। आगे पढ़ने के लिए हमें बचता है अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, जिसे हम कहते हैं ईसीजी, जिसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर को कोशिश करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्ट को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे विद डिसऑर्डर्स नेक्स्ट क्लास में। अब देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। आपकी एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, ये कहती है हाउ डज हार्ट फंक्शन, हार्ट कैसे काम करता है। लेट्स टेक अ लुक, एक बार देखते हैं, चलो एक बार शुरुआत करते हैं। टू बिगिन विद ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन रिलैक्स। हमने इसकी शुरुआत कहां से करी, हार्ट के सारे चैम्बर रिलैक्स है, मतलब जॉइंट डायस्टोल वाली फेज है। हार्ट के सारे चैम्बर रिलैक्स्ड हैं, जॉइंट डायस्टोल है, मतलब हर चैम्बर में ब्लड की फिलिंग हो रही है। क्या हो रही है, हर चैम्बर में ब्लड की फिलिंग हो रही है, सब कोई रिलैक्स्ड फेज में है। अब कह रहे हैं जब सब रिलैक्स होंगे तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पे खुला होगा, ये दोनों वाल्व यहाँ खुले रहेंगे, तभी तो ब्लड आएगा नीचे वेंट्रिकल में भाई, बिल्कुल सही बात। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा फ्लो इनटू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब कह रहे हैं ये वाल्व खुले होने की वजह से, वाल्व खुले होने की वजह से ये जो वेना केवा है यहाँ का ब्लड और जो पल्मोनरी वेन का ब्लड है ये एट्रिया में तो जाता ही है, साथ साथ ये ब्लड कहाँ पे आता है, ये ब्लड यहाँ पे भी आ जाता है वेंट्रिकल्स में भी। अगली बात क्या कहना चाहते हैं, कि कहना चाहते हैं कि सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं एट दिस स्टेज, जैसे ही यहाँ पे ये एट दिस टाइम कह रहे हैं जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा होगा एवी खुला हुआ होगा और सेमी ल्यूनर वाल्व बंद होगा। सेमी ल्यूनर वाल्व बंद है, एवी खुला हुआ है, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। कह रहे ऐसे नोड अब जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल और शुरुआत होगी एक्शन पोटेंशियल की एट्रियल सिस्टोल की। अब एट्रियल सिस्टोल होगा, 70% वेंट्रिकल ऑलरेडी भर चुके हैं जॉइंट डायस्टोल के दौरान, अब बाकी का 30% कब भरेगा, जब एट्रियल सिस्टोल होगा। मैंने भी आपको बताया था एट्रियल सिस्टोल क्या करता है, हार्ट को वेंट्रिकल को 30% की फिलिंग करता है एट्रियल सिस्टोल। फिर देखिए दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल, इसी की वजह से वेंट्रिकल में फ्लो बढ़ जाता है, 30% अमाउंट ब्लड की बाकी की आ जाती है। द एक्शन पोटेंशियल अब कंडक्टेड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से पूरा दीवारों में फैल जाएगा, ये भी नोट से होता हुआ पूरे वॉल में फैल जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा 0.3 सेकंड, जैसे मैंने बताया एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पहले एट्रियल सिस्टोल होगा फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये एट्रियल सिस्टोल ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एट्रिया रिलैक्सेशन में चली जाएगी, डायस्टोल में चली जाएगी एंड कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहां पे जब एट्रिया का सिस्टोल हो रहा था, एट्रिया का डायस्टोल हो रहा था, ये देखें ये एट्रिया का डायस्टोल शुरू हो चुका है, लेकिन उसी टाइम पे वेंट्रिकल अपना सिस्टोल भी शुरू कर चुकी है, मतलब 0.3 सेकंड वो टाइम है ये वाला जब वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेज में है और एट्रिया डायस्टोलिक फेज में है, मतलब एट्रिया का डायस्टोल शुरू हो चुका है और वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है इसी टाइम पे। अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा उसके बाद क्या होगा, कह रहे हैं अब कह रहे इसके बाद प्रेशर बढ़ेगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे बैक फ्लो को रोकने के लिए। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर सेमी ल्यूनर वाल्व खुल जाएंगे, तो एवी वाल्व का क्लोजर सेमी ल्यूनर वाल्व की ओपनिंग, ये इवेंट होती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, अलाउ करेगा। अब ऐसे में फोर्स ब्लड ओपन होगा सेमी ल्यूनर वाल्व और ब्लड फोर्सिबली पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में पंप कर दिया जाएगा, अपना सर्कुलेटरी पाथवे वो पूरा करेंगे। नाउ द वेंट्रिकल रिलैक्स, अब वेंट्रिकल का डायस्टोल शुरू हो जाता है जिसे जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि वेंट्रिकल ने अपना ब्लड पंप कर दिया है एओर्टा में, पल्मोनरी आर्टरी में ये ब्लड पंप हो गया तो वेंट्रिकल का प्रेशर ड्रॉप हो गया और ऐसे में वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाता है जो बैक फ्लो को रोकेगा। और अब कहानी शुरू हुई, कह रहे वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे ही कम होता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड खुल जाते हैं, उधर सेमी ल्यूनर बंद हुआ, इधर एवी वाल्व खुल गए और जैसे ही खुले वापस फिर से जॉइंट डायस्टोल शुरू हो चुका है बाय द प्रेशर इन एट्रिया एक्सर्टेड, जो कि उसमें पहले से ही ब्लड था उसकी वजह से वो खुल जाता है। 70% फिलिंग इसी टाइम पे होती है, यही वो टाइम है जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा होगा। जॉइंट डायस्टोल कह रहे यही वो प्रोसेस है जो रिपीट करके बार-बार होता रहेगा, जो कि हार्ट की कार्डियक साइकिल की मेजर इवेंट कही जाती है, सिस्टोल एंड डायस्टोल, जो आप समझ चुके हो, कोई डाउट यहां पे नहीं होना चाहिए। क्या अगला पॉइंट है, दिस सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट व्हिच इज साइक्लिकली रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल, बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हार्ट रेट जो है वो 72 टाइम्स पर मिनट ऑन एन एवरेज है, तो एक साइकिल के होने में 0.8 सेकंड लगता है, हमने डिस्कस कर लिया। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल हर वेंट्रिकल पंप करता है 70 ml ब्लड, इसी को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। और जब स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स होती है। मैंने आपको बता दिया कैसे होती है, गिव्स द कार्डियक आउटपुट, देयरफॉर कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। एक वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करे उसी को कहते हैं कार्डियक आउटपुट, जो लगभग 5 लीटर होता है। अब देखते हैं लास्ट पार्ट है साउंड का। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट, हार्ट रेट को बढ़ाना, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना, ये बॉडी के अंदर एबिलिटी होती है। मतलब जब हम भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं तो हार्ट रेट बढ़ती है, जब रिलैक्स कर रहे हैं तो हार्ट रेट कम होती है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे अगर हार्ट रेट इंक्रीज या डिक्रीज करेगी तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो हार्ट रेट बढ़ेगी या घटेगी, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा या घटेगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कांसेप्ट है। यानी ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच कैन बी इजीली हर्ड बाय द स्टेथोस्कोप। फर्स्ट हार्ट साउंड का नाम है लब, व्हिच इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड
valve, whereas the second sound is a dub associated with the closure of semilunar valve. तो ये हमने डिस्कस किया कि जो साउंड जनरेट होते हैं एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय ये होता है S1, इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है 0.3 सेकंड तक और फिर जनरेट होता है S2, यहां पे सेमी ल्यूनर क्लोज होता है और यहां S1 जब जनरेट होता है तो AV वाल्व क्लोज होते हैं। तो कभी-कभी क्वेश्चन पूछता है इस S1 और S2 में कितना टाइम लगेगा, बताओगे 0.3 सेकंड लगेगा। कभी-कभी पूछता है इस S2 और S1 में कितना टाइम लगेगा, लब से डब होने में 0.3 सेकंड लगता है, वापस फिर डब से लब होने में 0.5 सेकंड लगता है। तो ये जो कहानी है ये चलती रहती है, कार्डियक साइकिल पूरी होती रहती है, यही हार्ट का फंक्शन है, यही हार्ट की जवानी है, यही हार्ट की कहानी है, यही हार्ट की दीवानी है, यही हार्ट की कहानी खत्म होती है। अब शुरू होते हैं सवाल। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आंसर करेंगे। पहला सवाल है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस, द रीजन इज फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। कह रहे क्लोज्ड सर्कुलेशन जो होता है वो ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? कह रहे भाई जब ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करेगा तो इसे आप कंट्रोल कर सकते हो, जब जरूरत है तो इसका स्पीड बढ़ा सकते हो, इसका स्पीड घटा सकते हो, अकॉर्डिंग टू नीड हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये दो के दोनों स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं, ये दो के दो स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा फर्स्ट। अगला सवाल कहता है ऐसे नोड इज कॉल्ड पेस मेकर। बिल्कुल सही बात है, ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही रिस्पांसिबल है इनिशिएट करने के लिए रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो कि हार्ट के साथ है, तो इसलिए ये भी आंसर को क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्कुलर रिजेस जो कि हार्ट की वॉल में वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है। मैंने कल बताया था आपको ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर में ये कॉलम जैसे फोल्ड्स जो आपको मस्कुलर फोल्ड दिखाई दे रहे हैं, इन फोल्ड्स को हम ट्रैबेक्यूली या कॉलमनी कार्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैबेक्यूली या कॉलमनी कार्नी कहते हैं। तो ये वेंट्रिकल की वॉल में पाई जाती है, आंसर बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल है एवी नोड कहां लोकेटेड होता है। भाई साहब इतना आसान सवाल, इतने आसानी से आपको जवाब देना। ये है ऐसे नोड अपर राइट कॉर्नर पे और ये है एवी नोड, ये है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, मतलब दो के दोनों राइट एट्रियम में ही लोकेटेड है। तो ये एवी नोड कहां होगा, वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। रॉन्ग, वॉल ऑफ द राइट एट्रियम करेक्ट। तो आंसर बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल, द रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट सिस्टमिक आर्च। ये देखें, ये जो ब्लड पंप हो रहा है ये है सिस्टमिक आर्च जिसे एओर्टा कह रहे हैं, ये लेफ्ट साइड से पंप हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप हो रहा है। ठीक है, कह रहे इस ब्लड फ्लो में जो बैक फ्लो ना हो जाए, कह रहे फ्रॉम द पल्मोनरी आर्क, रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट सिस्टमिक आर्क और फ्रॉम पल्मोनरी। पल्मोनरी कहां पे है, पल्मोनरी ये रही। यार इन दोनों का रिवर्स फ्लो ना हो जाए, ये वापस लुढ़क ना जाए, पीछे ना गिर जाए, इसे रोकने के लिए कौन से वाल्व होते हैं, तो सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं, जिन्हें हम अर्धचंद्राकार हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, सेमी ल्यूनर। तो कह रहे 3 पॉकेट वाल्व यहां होते हैं, 3 पॉकेट वाल्व या सेमी ल्यूनर वाल्व यहां होते हैं। तो यहां आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल, ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, जब हार्ट में जॉइंट डायस्टोल चल रहा होगा तो विच वाल्व्स आर क्लोज्ड, ट्राइकस्पिड क्लोज्ड है। ये देखो, ये जो पॉइंट है यहां मैंने बताया था, इसमें दोनों वाल्व खुले रहते हैं, एवी वाल्व, यहां पे सेमी ल्यूनर क्लोज हो जाता है और एवी खुल जाते हैं, एवी ओपन हो जाते हैं। तो ट्राइकस्पिड ओपन रहेगा, बाइकस्पिड ओपन रहेगा, वही मिडल वाल्व है, तो कौन क्लोज हो जाएगा, सेमी ल्यूनर क्लोज हो जाएगा। और यहीं पे सेकंड साउंड जनरेट होता है जिसे हम डब कहते हैं। तो आंसर बन जाएगा कौन सा, आंसर बनेगा मेरे बच्चों, आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन कंप्लीटेड। ये लो सवाल भी हो गए, एनसीईआरटी भी हो गई और हार्ट की फंक्शनिंग भी समझ में आ गई। तो आज हमने डिस्कस किया ह्यूमन का कंडक्टिंग सिस्टम, कार्डियक साइकिल और हार्ट साउंड। कल की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ईसीजी और हार्ट के रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। आप पढ़ लेना, थोड़ा एनसीईआरटी से रीडिंग कर लो। होमवर्क दे देता हूं मैं आपको, एनसीईआरटी को प्लीज 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 क्या करें, एनसीईआरटी रीड करेंगे, क्लास नोट्स को भरपूर रिवाइज करेंगे। 15 से 20 मिनट लगेंगे। आप एक बार में नोट्स को अगर बना लेते हो तो ढंग से रिवाइज करने में खाली 20 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। एक बार थोड़ा रीडिंग कर लेंगे और एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। डीपीपी प्रैक्टिस के लिए दी है उसे सॉल्व कर लेंगे और अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो भी बुकलेट आप यूज करते हो एनसीईआरटी पंच से लेकर के, आप चाहे पंच मारो चाहे वो मॉड्यूल्स लगा लो, वहां पे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। हम लास्ट क्लास में पीवाईक्यूज भी करेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर ये फिनिश होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ में आऊंगा, आपको पीवाईक्यूज लेकर के आऊंगा। पहले चैप्टर को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में टारगेट करेंगे डिसऑर्डर्स और ईसीजी को पूरी तरह से फटाक से फिनिश कर दिया जाए और आज का खेला यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर द नाइस सेशन। आपने इतना पेशेंस के साथ क्लास को सुना, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, मैं आपको थैंक यू बोलता हूं, मैं आपको लव यू बोलता हूं। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, दिल की बात को थोड़ा मशीन के साथ पढ़ेंगे, ईसीजी में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, लव यू।